तो भाई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जिसमें हम लोगों ने कम से कम 3-4 महीने तक एंडलेस स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हुए देखे हैं इस साल को, फाइनली ये लास्ट वीकेंड है, उसके बाद हमें भी थोड़ी सांस लेने को मिलेगा। उसका छुट्टी हो जाएगी, छुट्टी तो क्या ही होगी, मतलब थोड़ी सांस लेने को मिलेगी। मतलब एटलीस्ट ये जो जितने मेजर टूर्नामेंट्स हो रहे हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। नाउ विल हैव टू जस्ट वेट फॉर द न्यू सीजन। मतलब यूसीएल चल रहा था, फिर आईपीएल आता है, फिर वर्ल्ड कप आया क्रिकेट का, साथ के साथ यूरोज और कोपा अमेरिका चल रहे हैं। लिटरली मुझे लगता है कि इस साल हार्डली कुछ सांस लेने का टाइम मिला है। राइट। एंड फाइनली अब शायद 1-1.5 हफ्ते का कुछ गैप मिलेगा until we get back to serious business. Right. And so आज का पॉडकास्ट इसलिए स्पेशल तो बहुत होने वाला है, बट ऑल्सो काफी सारे, क्योंकि इवेंट्स खत्म हो रहे हैं फाइनली, सबकी आर्क्स खत्म हो रही हैं, तो अब स्टेक्स भी बहुत ज्यादा हाई होने वाले हैं। चाहे वो फुटबॉल की बात हो और क्रिकेट में तो एक नई आर्क शुरू हो रही है, उसको आज के पॉडकास्ट में एकदम डिटेल में डिस्कस करना है कि गौतम गंभीर के अंडर कितना फायदे मिल सकते हैं हमें और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं जो कि कोई बात भी नहीं कर रहा है। राइट। साथ ही साथ इंडिया जिम्बाब्वे के अंदर भी काफी कंट्रोवर्सीज चल रही है, शुभमन गिल वर्सेस गायकवाड़, जो कि हमारे भी काफी कमेंट्स में आ रहा है, उसको भी डिस्कस करेंगे आज। एंड फुटबॉल में ऑफ कोर्स दोनों फिनाले का हमें प्रीव्यू करना है। आई थिंक स्टार्ट पहले यूरो के फाइनल से करते हैं। राइट। एंड भाई इंग्लैंड वर्सेस स्पेन, इंग्लिश और स्पेनिश। रुक जाओ भाई सब 2-3 मिनट के लिए। बट मतलब कितने लोगों ने ये पहले सोचा था? कमेंट्स में सब लोग बताना कि इंग्लैंड पहुंचेगी यहाँ तक। क्योंकि आई थिंक हमें कहीं ना कहीं अंदर लगा तो था कि देयर इज अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी कि इंग्लैंड फाइनल तक पहुंच सकती है। एंड जिस तरीके से उन लोगों ने नीदरलैंड्स के अगेंस्ट खेला, भाई पहली बात तो मैसिव क्रेडिट टू अपना साउथगेट, क्योंकि ये मैच बोरिंग था नहीं था। फाइनली हमें अच्छा मैच देखने को मिला। राइट। एंड फाइनली हमें इंग्लैंड की तरफ से देखने को मिला कि जब ये लोग आगे जाते हैं अटैक करने तो कितने डेंजरस ये लोग भी हो सकते हैं। बट उसमें बहुत कंट्रोवर्सी हुई है। हाँ राइट, हुई है। ऑल्दो मतलब मुझे बहुत ज्यादा ऐसा कुछ लगा नहीं, वो जो भी पेनल्टी दी गई उससे। मतलब इन जनरल आई थिंक वी हैड अ वेरी गुड गेम। जितने भी दोनों सेमीफाइनल हमें देखने को मिले, दे लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस, एंड दैट इज व्हाई आई वाज क्वाइट हैप्पी विद इट। तो इंग्लैंड जब यहाँ तक पहुंची है, काफी लोग बोलेंगे क्या ये लोग डिजर्व करते थे या नहीं करते थे? भाई फुली डिजर्व करते थे ये लोग, जो जीतता भाई वो डिजर्व करता है। हाँ। एंड गैरेथ साउथगेट का तो मतलब ही हैज रीच्ड 2 कंसेक्यूटिव यूरो फाइनल्स नाउ। तो इससे टूर्नामेंट से पहले आते हुए कितनी गाली पड़ी, थ्रू आउट द टूर्नामेंट कितनी गाली पड़ी। एंड मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो गाली पड़ना एकदम ही तुम लोग कह दो कि नहीं कुछ था ही नहीं ऐसा, क्योंकि गंदा तो खेल रहा था और अगर बाई चांस ये बाहर हो जाता ना तो ये पूरे लोग चढ़ जाते। बिकॉज विद द अमाउंट ऑफ अटैकिंग टैलेंट दैट यू हैव, इट इज borderline criminal to play the brand of football that they have been playing. Right. But if it is working, who are we to question? I think point वही है कि अगर जब तक जीत रहे तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर ये लोग हार जाते तो पूरा क्वेश्चन बनता। क्योंकि फाइनल तक लाना ही बहुत बड़ी बात है। फाइनल पे अगर आप हार भी जाओ ना तो इट इज ऑलवेज अबाउट दैट वन डे उस पे कौन बेटर था। राइट। बट फाइनल तक पहुंचने पे आपका मेन क्रेडिट या फिर आपका फेलियर लाया करता है। एंड लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर पेनल्टी शूटआउट्स पे हारे थे। ऐसा नहीं था कि आउट प्ले हो गए थे 90-120 मिनट के अंदर। राइट। तो देयर इज समथिंग व्हिच इज वर्किंग फॉर देम। एग्जैक्टली। एंड स्पेन का तो हम जानते हैं कितने ताबड़तोड़ लड़के से आए हैं वो लोग। तो इस मैच का प्रीव्यू करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक मैं बहुत स्टार्टिंग से इसके फेवर में था। आई डिड नॉट वांट नेदरलैंड्स टू विन इस मैच में, क्योंकि मुझे देखने में लगा था कि टैक्टिकल जो बैटल होगा इन दोनों टीम्स के बीच में, स्पेन वर्सेस इंग्लैंड, आई थिंक वो देखने में ज्यादा एक्साइटिंग लगता, क्योंकि थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टिंग टीम्स हैं। मतलब अभी तक तो हमें ये देखने को मिला था सेमीफाइनल में दे प्लेड आउट ऑफ देयर स्किन्स। By the way, just a quick 10 seconds on this. Why do you think France and England ने एकदम से सेमीफाइनल्स में आके अपना ब्रांड ऑफ फुटबॉल छोड़ के अटैकिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलना शुरू किया? आई थिंक थोड़ा चेंज तो इसलिए आया क्योंकि सिर्फ फ्रांस का तो आई थिंक उन लोगों ने प्रॉपर अपना वही उसके साथ ही बैठे हुए थे कि हम लोग लाइक मतलब we'll soak in the pressure and then we'll release our players on the counter. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक कि वो लोग थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट ऐसा रिजर्व स्टाइल ऑफ प्ले खेल रहे थे। इट वॉज जस्ट दैट दे वर नॉट एबल टू स्कोर द गोल्स। इसमें भी वो लोग अल्टीमेटली एक ही गोल मार पाए क्योंकि कुछ बाकी चांसेस बहुत अच्छे क्रिएट नहीं हुए। बट देयर प्रॉब्लम थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, वी हैव कवर्ड दिस इन मल्टीपल पॉडकास्ट, कि उनकी प्रॉब्लम एक ही चीज रही है विच इज देयर दे आर नॉट एबल टू फिनिश ऑफ दोस चांसेस। पोर्चुगल के अगेंस्ट चांसेस बनाए वो फिनिश ऑफ नहीं कर पाए। वो अच्छी बात है कि पोर्चुगल भी नहीं कर पाए उस मैच में, बट जो गंदा स्टाइल ऑफ प्ले था वो इंग्लैंड का हमें देखने को मिल रहा था। एंड जब वो पहला गोल आ जाता है चावी सिमोन्स का, वो भी क्या क्रेजी गोल मारा भाई उस बंदे ने। आई थिंक दे आर काइंड ऑफ फोर्स्ड टू प्ले आउट ऑफ द स्किन्स उस मैच में। एंड मुझे ऐसा देखने में लगता है कि इंग्लैंड के अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं वो टीम तो गंदी थी बट जो इंग्लैंड की ऑपोजिट टीम्स खेल रही थी वो भी काफी रिजर्व्ड खेल रही थी।
इसलिए हमें ऐसे सॉर्ट ऑफ 1-1 स्कोर लाइंस देखने को मिल रही थी। और मतलब सेमीफाइनल तो हम लोग ऑफ कोर्स अभी इतना डिस्कस करेंगे नहीं, फाइनल फोकस करना है, बट वन वर्ड ऑन दैट पेनल्टी नाउ आई थिंक मैं यही कहूंगा कि, और उस टाइम पे भी मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट पेनल्टी। आई वोंट से कि मैंने कभी देखा नहीं ऐसी मिलते हुए, तो मैं ये तो कहूंगा ही कि अगर मिली है तो वी कांट प्रॉपर्ली क्वेश्चन इट ऑल्सो, की क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। भाई मेरे हिसाब से पेनल्टी नहीं थी। नहीं, आई थिंक वही है कि अगर एकदम वो बाय द बुक जाएंगे तो शायद पेनल्टी नहीं होगी, बट ये ऐसे पेनल्टीज हमने कितनी बार मिलते हुए देखी हैं, जब वो शूट ले रहा हो तो फिर वो फॉलो थ्रू द मोमेंट यू हैव कंप्लीटेड द शॉट, उसके बाद अगर फॉलो थ्रू में पैर रख भी रहा है, इट शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज इफ कि उसके वजह से गोल नहीं हो पाया। आई थिंक वो था कि अगर बॉल बाहर चली जाती और उसके बाद पैर लगता फील्ड के तो शायद हो जाता। तभी वो पोलैंड और अर्जेंटीना वाली जो पेनल्टी थी जिसमें मेसी ने हेडर मार दिया था और बाहर चली गई, तो उसके बाद शेज़नी ने हाथ मारा था, इसलिए ही वो पेनल्टी कंट्रोवर्शियल हुई थी, क्योंकि बॉल ऑलरेडी बाहर जा चुकी थी। इसमें बॉल गई नहीं थी, जैसी उसने करी वैसे उसने पैर लगा दिया। आई थिंक फॉर दैट रीजन शायद हो सकता है। दैट्स एक्चुअली अ गुड पॉइंट कि उस टाइम पे वर्ल्ड कप में ये हुआ था, तो इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी आर सीइंग। राइट, तो मुझे वही लगता है कि मतलब अनफॉर्चुनेट है, बट देखा हमने चीज होते हुए। बट एक्चुअली नाउ कमिंग टू द फाइनल एंड द प्रीव्यू ऑफ इट, अब बताओ भाई क्या हमें डिस्कस करना है। सो इसके जो स्टैटिस्टिक्स है सबसे पहले इंग्लैंड वर्सेस स्पेन के 27 मैचेस इन लोगों ने खेले अपनी हिस्ट्री में, जिसमें से 14 बार इंग्लैंड जीती है, 10 बार स्पेन जीती है और 3 बार ड्रॉ हुआ है। अच्छा, एंड यूरोज में इन लोगों के बीच में 4 बार मैचेस हुए हैं और 4 में से 4 बार इंग्लैंड जीती है। यूरोज में 4 में से 4 ड्रॉ भी नहीं हुआ है। भाई मुझे ऐसा लगा था कि एक्चुअली में हो सकता है स्पेन की फेवर में हुई है, बट सरप्राइजिंगली इट इज इन फेवर ऑफ इंग्लैंड। बट वही पॉइंट है कि तब से लेके अभी तक देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ चेंजेस इन बोथ ऑफ दीज टीम्स। स्पेन का नोबडी, पहले तो मैनेजर चेंज हुआ है, एंड देन नोबडी एक्सपेक्टेड कि लोग इतना अच्छा खेल जाएंगे कि डायरेक्टली फाइनल में ही पहुंचेंगे, एंड जिस फैशन में लोग पहुंचे, क्लियरली द बेस्ट टीम राइट नाउ डेफिनेटली। एंड वही हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, 9 डिफरेंट गोल स्कोरर्स। तो दिस इज अ प्रॉपर टीम, मतलब ऐसा नहीं है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, प्रॉपर टीम के तरीके से आ रही है। एज फॉर इंग्लैंड आई वुड स्टिल से कि मतलब इंग्लैंड भी इज नॉट अ ग्रुप ऑफ जस्ट इंडिविजुअल्स, दे हैव बीन वर्किंग एज अ टीम ओनली। इट जस्ट दैट कि जब उन्हें बेल आउट करना होता है, डिफेंड तो लोग प्रॉपर एज अ टीम ही करते हैं, जब बेल आउट करना होता है तो इंडिविजुअल्स आ जाते हैं काम उसमें। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा मैचअप है इन जनरल। नाउ कमिंग टू लाइनअप्स, आई थिंक स्पेन अभी तक जो खिलाती आ रही है 4-2-3-1 की जो फॉर्मेशन है उनकी, मोराटा अप टॉप एज अ स्ट्राइकर, विलियम्स और यमाल हमारे विंग्स पे होंगे, बीच में डैनी ओल्मो क्योंकि पेड्री इंजर्ड है, पीछे रॉड्री और फाबियन रुइस होंगे। नाउ बैक लाइन में 2 हमारे प्लेयर्स जो थे जिनको सस्पेंड कर दिया था वापस आ जाएंगे, कारवाल इन द राइट बैक पोजीशन एंड ले नॉर्मन इन द सेंटर बैक पोजीशन। सो नाचो फिर से बेंच हो जाएगा, लापोर्ता स्टार्ट करेगा और लेफ्ट बैक पे कुकरेला स्टार्ट करेगा। आई थिंक इसके साथ ही जाना चाहिए, नॉट मच एक्सपेरिमेंटेशन। जब सारे मैच जीतते आ रहे हो क्यों ही एक्सपेरिमेंट करना है। प्लस सारे एकदम क्वालिटी प्लेयर्स है, ऐसा भी नहीं है कि कोई ऑन फॉर्म कोई ऐसा प्लेयर है जो कि एक्चुअली में अच्छा है बट वो अभी खराब खेल रहा है। तो दे जस्ट हैव टू मतलब फील्ड आउट देयर बेस्ट 11 एंड देन बस अपना कॉन्फिडेंस के साथ खेलो। मैं भी एक चीज़ कहूँगा कि स्पेन का पता है, जैसे गॉर्डियोला के साथ हमने बहुत बार होते देखा है कि व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग सो परफेक्टली वेल, आप लास्ट डे पे आके सोचते हो कि इतना अच्छा कैसे सब कुछ हो सकता है। हाँ। और सेल्फ साबोटाज करके आप जबरदस्ती कुछ चेंज करते हो। हाँ। बिगेस्ट एग्जांपल इज चेल्सी वर्सेस सिटी फाइनल इन 2021 जब भी होता 2021 में। आई होप कि स्पेन वो गलती ना करे, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू फॉल इनटू द टेम्पटेशन कि यार अगर अभी तक सब सही होते आ रहा है, एक कोई ऐसा गैम्बल वाला एक्स फैक्टर वाला चेंज कर देता हूँ फाइनल के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना बनता ही है। हाउ कैन इट बी ट्रू कि मैं पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट सेम रन ऑफ फुटबॉल सेम प्लेइंग 11 के साथ खेलते खेलते जीत जाऊंगा, लॉ ऑफ एवरेजेस कभी तो हिट करेगा। हाँ। तो सेल्फ सबोटाइजिंग थॉट्स आने शुरू हो जाता है। आई होप कि स्पेन इस पे ना फॉल करे। एंड एक्चुअली इसमें फॉल कर भी सकती है, क्योंकि इंग्लैंड ने अपने जो पिछले 2 मैचेस में से जो फॉर्मेशन चेंज कर रही है उसके चक्कर में स्पेन के जो विंगर्स हैं उन पे काफी ज्यादा जॉब होगी, मतलब दे हैव अ लॉट टू हैंडल इस मैच के अंदर। सो इस मैच के अंदर लास्ट मैच में अगेंस्ट स्विट्जरलैंड ऑल्सो इन लोगों ने 3-4-2-1 फॉर्मेशन खिलाई थी, जिसमें 3 एट द बैक में हमारे गोई आएंगे, स्टोन्स आएगा और वॉकर आएगा, पीछे ऑब्वियसली पिकफोर्ड होगा कीपर। ना जो 4 होंगे बीच में, उसमें राइस और मेनू की डबल पिवट होगा, साका और ट्रिपियर होंगे, ट्रिपियर एज अ लेफ्ट बैक, साका एज अ राइट मिडफील्डर। ट्रेंट अभी भी नहीं आएगा। साका का भी रोल इतना इंटरेस्टिंग हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली उसको थोड़ा रिजर्व कर दिया गया इसके चक्कर में, क्योंकि थोड़ा पीछे खेल रहा है,
बट इसके इस फॉर्मेशन का जो बेस्ट चीज निकल के आई वो ये है कि फोर्डन को राइट में शिफ्ट कर दिया एज एन अटैकिंग मिडफील्डर एंड बेलिंगम को थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट में एज एन अटैकिंग मिडफील्डर. सो इन दोनों प्लेयर्स का बेस्ट निकल के आ रहा है इस फॉर्मेशन के अंदर. काइंड ऑफ अ 3-2-4-1 ओनली जो गॉर्डियोला यूज करता है. 2-4 हाँ कह सकते हैं. मतलब डबल पिवट के आगे थोड़ा पुश कर दोगे विंगर्स को तो जो विंगर्स अगर आगे पुश हो जाएंगे तो वही फॉर्मेशन बन जाएगा. राइट. बट आई थिंक बेस्ट चीज ही इसकी यही है, इसीलिए ही आई थिंक मेन चेंज यही हुआ है कि फोर्डन और बेलिंगम इन दोनों प्लेयर्स का जो कि आर्ग्यूएबली देयर बेस्ट प्लेयर्स रहे थ्रू आउट दिस यूरो टूर्नामेंट, क्योंकि केन तो चला नहीं बिल्कुल. उनको अपनी पोजीशन पे आने को मिल गया. उनको अपनी पोजीशन पे आके खेलना है. अगर ये लोग चल गए तो ये लोग गेम निकाल सकते हैं सिंगल हैंडेड. ये अभी नेदरलैंड्स के अगेंस्ट पहली बार यूज हुई है फॉर्मेशन. नहीं, स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट भी. राइट. डू यू थिंक बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेशन उनका ब्रांड ऑफ फुटबॉल चेंज हुआ है अभी? आई थिंक क्योंकि स्विट्जरलैंड में भी हमने देखा था कि स्लाइटली चेंज तो हुआ था. एंड ऑफ कोर्स एक मैच तो सेटल होने में लगता ही है. राइट. तो थोड़ी सी अटैकिंग फॉर्मेशन है ये. एंड इसलिए मैं वही कहूंगा कि क्रेडिट टू साउथगेट, क्योंकि उसने अल्टीमेटली चेंज करा एंड ही हैज आल्सो बीन एबल टू टेक आउट द विंस. ऐसा नहीं कि हार गया फॉर्मेशन चेंज करते ही. एंड इसके चक्कर में हम लोग ये देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने कहा है स्पेन के लिए कि अगर यमाल खेल रहा है एट द राइट विंग तो उसके पास ट्रिपियर होगा और मार्क गुई होगा. इन दोनों के साथ उसे डील करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों सॉर्ट ऑफ पीछे आएंगे. एंड ये जो 3 एट द बैक है ना 5 एट द बैक हो सकती है डिफेंस करते हुए. तो मतलब वही सीमलेस ट्रांजिशन होता है. सो गुई और अपना ट्रिपियर ये दोनों यमाल पे चढ़ेंगे. राइट में और ज्यादा डिफिकल्ट है साका एज अ स्पीडस्टर एंड वॉकर तो मतलब ही हैज अ हैबिट ऑफ पॉकेटिंग हाँ ऑल दीज डिफेंडर्स जो कि इतने फ्लैशी होते हैं लाइक विनीशियस जूनियर ऑल्सो. सो आई थिंक वॉकर विल हैव अ मतलब वेरी बिग जॉब ऑन हिज हैंड्स क्योंकि विलियम्स वी ऑल नो कि इतना अच्छा खेलता आ रहा है. प्लस विलियम्स एज अ यंगस्टर विल ही बी एबल टू टैकल वॉकर जो कि इतना एक्सपीरियंस्ड है प्लस मतलब फिजिकली भी इतना ज़्यादा केपेबल है. एंड वी नो कि स्पेन का जो मेन गेम बनता है वो उनके विंगर्स के थ्रू ही बन रहा है आजकल. बीच में अपना डैनी ओल्मो विल ऑल्सो प्ले अ वेरी बिग रोल इस मैच में क्योंकि मतलब कंसिस्टेंटली वो गोल या असिस्ट ड्रॉप करता आ रहा है. एंड इफ मोराटा इज नॉट एबल टू स्कोर क्योंकि उसके भी भाई स्टोन्स चढ़ा होगा उसके ऊपर. ही इज ऑल्सो वेरी क्वालिटी डिफेंडर. सो जो हमारे डबल पिवट में होंगे राइस और मेनू इनके पास जॉब होगी डैनी ओल्मो को थोड़ा सा कंटेन करने की. एज फॉर इंग्लैंड मैं ये कहूंगा कि भाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हैरी केन टू स्टेप अप. थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट उसने 3 गोल मार तो दिए अल्टीमेटली बट वी ऑल नो कैसा है उसके गोल. पेनल्टीज कितनी है? एक पेनल्टी. एक ही पेनल्टी है. 2 टैप एंड एक पेनल्टी. बट इन जनरल आई थिंक हैरी केन इतना ज्यादा लाइक लग ही नहीं रहा भाई. एब्सेंट लगता है एट टाइम्स कि बंदा है ही नहीं पिच पे क्योंकि उसकी एबिलिटी वही है कि मैं ड्रॉप इन करूंगा और फिर मैं बॉल निकाल दूंगा किसी को. बट क्या आपके पास ऐसे प्रॉपर विंगर है कोई जो इन बिहाइंड रन्स निकाल रहा है जिसको आप निकालोगे लाइक सॉन अपना टॉटनहैम में निकालता था. आपके पास वैसा तो कोई प्लेयर है नहीं. इसलिए इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है. एंड फॉरेन कंटेंट क्रिएटर्स जितने भी हैं दे आर ऑल्सो सेइंग कि भाई हैरी केन को बेंच कर दो. बट ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू हैपन क्योंकि साउथगेट ट्रस्ट हैरी केन एंड वेरी ऑनेस्टली बिग गेम प्लेयर है तो मतलब ही शुड बी प्लेइंग. बट कमिंग ड्रॉट खत्म हो सकता है बंदे का भाई. हाँ राइट. बट कमिंग ऑफ द बेंच ऑली वॉटकिंस एंड इवान टोनी जो है इन दोनों का गेम जैसा रहा. इवान टोनी जब उसने पेनल्टी मारी थी एंड ऑली वॉटकिंस इन दिस लास्ट मैच जो उसने फिनिश भाई क्या फिनिश थी वो. तो वो वैसे टाइप का प्लेयर है जो कि लाइक प्रॉपर गोल पोचर है एंड वो आगे जाके रन्स बना सकता है जिस पे बॉल डाली जा सकती है जिससे मतलब एक पेनिट्रेट कर पाते हैं डिफेंस को. तो आई थिंक हैरी केन उस रोल में फिट नहीं हो पा रहा बट ऑब्वियसली हैव टू स्टार्ट. बट कमिंग ऑफ द बेंच दीज 2 गाइज इवान टोनी और ऑली वॉटकिंस दे कैन बी ऑफ ह्यूज हेल्प. तो आई थिंक टैक्टिकली स्पेन का पूरा पॉइंट ये होना है कि जैसे हम खेलते आ रहे हैं वैसे ही खेलते रहो. एंड इंग्लैंड का स्टिल थिंक थोड़ा सा रिजर्व तो होंगे ही होंगे बिकॉज स्पेन के अगेंस्ट खेल रहे हो. स्पेन विल बी डोमिनेटिंग पोजीशन एंड आई थिंक इंग्लैंड का पूरा वही गेम होगा कि हम लोग ऑन द ब्रेक खेलेंगे. चांस आएगा विल हैव टू स्कोर एंड उसके अंदर ये सारे प्लेयर्स वेदर इट बी बेलिंगम फोर्डन हैरी केन अपना साका ये जितने प्लेयर्स हैं इनके पास जो चांस होगा दे विल हैव टू मेक इट काउंट कुछ ना कुछ करके. क्योंकि स्पेन आई स्टिल थिंक दैट कमिंग इनटू दिस गेम स्पेन आर स्लाइटली द फेवरेट्स बिकॉज ऑफ हाउ दे आर प्लेइंग. बट इफ वी वर अबाउट टू प्रिडिक्ट दिस गेम आई एम गोइंग फॉर इंग्लैंड. सही में मुझे लग रहा है इंग्लैंड जीत जाएगी. क्यों? आई थिंक मे बी इट इज द रियल मैड्रिड फैन इन मी सेइंग दिस क्योंकि आई हैव सीन ओवर द ईयर्स जो टीम्स ऐसे रिजर्व स्टाइल ऑफ प्ले खेलती हैं थोड़ा हराम बॉल खेलती हैं दे हैव अ टेंडेंसी टू रीच
टू गो डीप इन दिस टूर्नामेंट्स। हाँ। अब वो जीतते या नहीं जीतते वो उस दिन की बात है। अगर स्पेन ने फ्रांस को नहीं हराया होता इन द वे दैट दे डिड, तो मैं भी कहता कि इंग्लैंड काफी बड़ी फेवरेट है इसके लिए। ओके, बट द फैक्ट दैट दे हैव बीटन फ्रांस एंड ऑल्सो द फैक्ट कि फ्रांस और इंग्लैंड दोनों ही अगेंस्ट बिगर टीम्स इन बिगर गेम्स हमें एक मोर पॉजिटिव ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलते हुए दिखी हैं। आई एम टेम्प्टेड टू से कि स्पेन कैन एक्चुअली ओवरकम दिस। नहीं, ओवरकम तो कर ही सकती है भाई, जैसा टैलेंट है, व्हाई वुड दे नॉट बी एबल टू ओवरकम दिस। प्लस स्पेन ने जर्मनी को भी हराया भाई। हाँ। तो जो एक सेकंड बेस्ट टीम थी उसको भी उन लोगों ने हरा दिया। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ऐसा कुछ रीजन नहीं है जिसके वजह से मैं कहूँ कि स्पेन हार जाएगी। एंड दैट इज व्हाई आई सेड कि कमिंग इनटू दिस गेम फेवरेट स्पेन होने वाली है, जस्ट बिकॉज ऑफ द वे दे आर प्लेइंग एंड कैसी परफॉर्मेंस रही है। डिफेंसिवली दे हैव बीन बेटर, क्लीन शीट ज्यादा रखी है। ऑफेंसिवली दे हैव बीन मच बेटर देन इंग्लैंड। तो देयर इज नो एक्चुअली रीजन, मिडफील्ड भी ऑल नो कैसे डोमिनेट करते हैं, देयर इज नो एक्चुअल रीजन टू से कि स्पेन हार सकती है मैच। बट आई थिंक एक्चुअली में हमें सेम चीज इंग्लैंड के लिए भी कहनी चाहिए। क्योंकि वो अब यहाँ तक पहुंचे तो देयर इज अ रीजन वो लोग यहाँ तक पहुंचे। एंड दिस हराम बॉल टैक्टिक जो है भाई, मोर ऑफन देन नॉट दिस काइंड ऑफ पेज ऑफ। भाई अगर इंग्लैंड जीत गई ना, हाँ नहीं मतलब स्पेन पे वो ड्यूटी तो है, दे विल हैव दैट एक्स्ट्रा प्रेशर टू सेव फुटबॉल अल्टीमेटली। आई थिंक वही है कि जो डेविल है ना इस गेम की वो इंग्लैंड ही है। एंड वो डार्कर साइड पे देयर इज ऑलवेज एन एज। बट मैं प्रिडिक्शन क्या, आई होप आई प्रे कि स्पेन ये मैच जीतती है। राइट। डू यू थिंक ये मैच 90 मिनट में हो सकता है, ये डीप जाने वाला है? आई थिंक डीप तो जा सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, मुझे अभी यही लगता है स्पेन का सोच के कि पिछले मैच से भी देयर वर 2 मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस, इंडिविजुअल ब्रिलियंस, जिसकी वजह से उन्होंने फ्रांस को हराया। एक का एक्सजी भी नहीं था, एक का एक्सजी भी नहीं था स्पेन का पूरे मैच में। बट द फैक्ट इज स्टिल की द वे दे मैनेज द गेम वाज आल्सो वेरी गुड। राइट। So if they don't let England have that much of the ball, and hopefully that three at the back does not cause a lot of problems for Spain, so I think they can easily win this game. But वही है, England भी master of dark arts है, अभी use करेंगे सारे tactics। तो extra time जा रहा है नहीं जा रहा? I think जाएगा। I think penalties तो नहीं जाएगा। अच्छा। हाँ, I think extra time जा सकता है, penalties नहीं जाएगा। गोल कोई ना कोई मारेगा। पेनल्टीज जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि स्पेन कैन गेट एन अर्ली गोल और द फर्स्ट गोल एंड देन लास्ट मोमेंट पे आके लोग गोल मार देंगे, खींच देंगे गेम। राइट। एंड उसके बाद से फिर किसी का कुछ नहीं पता। एंड देन जूड विल सील हिज बैलन डोर। पता नहीं, जूड तो अभी मेसी जीत रहा है, उसकी बात करेंगे तो फिर देखते हैं। बट ठीक है, तुम इंग्लैंड कह रहे हो, आई एम गोइंग टू से स्पेन, लेट्स सी। एक्चुअली नाउ मूविंग ऑन टू कोपा अमेरिका। फर्स्टली a few seconds on what happened in that game against Colombia and Uruguay. क्या कहोगे भाई? I think मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि फर्स्ट हाफ जो देखने को मिला था, पर्सनली आई डिड नॉट लाइक दैट मच। राइट। क्योंकि आई थिंक जो क्वालिटी ऑफ फुटबॉल था वो इतना ज्यादा गंदा लग रहा था देखने में, क्योंकि दे वर नॉट एबल टू स्ट्रिंग पासेस टुगेदर। बिल्कुल ही बार बात पे मतलब वही आप ताबड़तोड़ी करने आ जाओगे। पर पॉइंट वही है ना, इट इज एंटरटेनिंग। नहीं, अगर दूसरी टीम उस इंटेंस फिजिकलिटी और प्रेस के साथ खेल रही है, इट इज एक्चुअली अ ट्रेट। अगर तुम देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द गेम्स कोपा अमेरिका के या फिर साउथ अमेरिकन टीम्स के, दे आर नॉट एक्चुअली एबल टू स्ट्रिंग अ लॉट ऑफ लाइक 20 passes. राइट। इट बिकम्स नियरली इम्पॉसिबल। एंड इसी चलते हुए इनके हर टीम में ना एक नेचुरल ट्रेड भी होता है, वन टच पासिंग बड़ी तकड़ी करते हैं। वो 2x पे चल रहा होता सब। राइट। तो वो जो तुम कह रहे हो ना, इट इज प्रॉब्ली बिकॉज अगर तुम यूरोप में खेल रहे होगे, यू विल हैव दैट amount of time, that pace of the game. I am pretty sure स्पेन ने जिस तरीके से आखिर के 15 मिनट मैनेज करे फ्रांस के अगेंस्ट, अगर कोई साउथ अमेरिकन टीम होती वो इतनी आसानी से नहीं कर पाते। तोड़ देते वो या तो फाउल करके तो इंजरी कर देते, और नहीं करते तो इतना ज्यादा इंटेंसली हर एक बंदे के पीछे दौड़ रहे होते। आई क्लियरली रिमेंबर अर्जेंटीना का जो कनाडा से गेम था, उसमें बीच में एक मोमेंट आया था, कमेंटेटर ने चीज कही थी, इसलिए मेरे दिमाग में याद है। एक आई थिंक डेविस के पास आती है, फिर राइट साइड पे किसी के पास बॉल आई थी, उसने बॉल लाई, जब तक उसके बॉल पहुंची, ज्यादा डिस्टेंस ही था, मान लो मैं यहां बैठा हूं, तुमसे 4 फीट और दूर दूसरा बंदा होगा, टिल द पॉइंट उस बंदे को बॉल मिल रही है, पीछे से 3 बंदे भाग के आए अर्जेंटीना के, ओके, प्रेस करने के लिए। एंड इसके साथ क्या होता है, आगे भाग गए तोड़ने के लिए, अगर आपने वो एस्केप कर दिया तो पीछे पूरी स्पेस खाली है, तो वो तीनों पीछे ट्रैक बैक भी करने गए भाई। फिर आई थिंक इट इज एक्चुअली अ ट्रेट ऑफ द कोपा। मुझे ब्राजील और उरुग्वे वाला जो मैच था, आई थिंक दैट हैड अ वेरी गुड बैलेंस ऑफ क्वालिटी प्लस दिस फिजिकलिटी एंड गिवन कि अ लॉट ऑफ प्लेयर्स आल्सो प्ले इन यूरोप। राइट, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो कम देखने को मिला था। तो बट
आई थिंक सेकंड हाफ मेड अप फॉर इट. जिस तरीके से पहले तो रेड कार्ड खाता है भाई वो बंदा, भाई वो क्या फालतू, क्या जरूरत थी भाई कोनी मारने की. रैंडमली उसने कोनी मारी, उसको रेड भी नहीं मिला डायरेक्ट, उसको सेकंड येलो कार्ड दिया गया था. उसके चक्कर में वो बाहर होता है बंदा. फिर बीच में वो ड्रामे होते हैं भाई, एक बंदा लेट जाता है कोलंबिया का, फिर वो रेफरी आके कहता है उठ जा, फिर वो जाता है उसके स्ट्रेचर के लिए बुलाता है. फिर बाद में भाई डियाज को जो टैकल पड़े हैं, देखा तुमने? हाँ राइट. भाई वो फाउल कैसे नहीं दे मिल ही रहा था. बट आई थिंक मेरा सबसे एंटरटेनिंग मोमेंट वही था. वो बंदा लेटा हुआ है, उसका रेफरी जा रहा है, उससे कह रहा है उठ जा, ड्रामे कम कर. फिर वो जाता है हाफ लाइन तक बॉल लेने, फिर वहां से स्ट्रेचर के लिए बुलाता है, फिर वहां पे जाता है तो स्ट्रेचर के लिए बंदा मना कर देता है. फिर वो आता है मिडफील्ड लाइन तक, फिर वो वापस गिर जाता है कुछ गाली देने के बाद किसी प्लेयर को, और उसके बाद हामिद रोड्रिगेज ऐसे चिल्ला रहा होता है कि भाई तू देख क्यों नहीं रहा. तो इतना ज्यादा क्योस हो गया था कि उसके बाद फिर जब वो गोल आता है, ऑब्वियसली दैट गोल अपना जो डार्विन नूनेज ने इतना मुझे परेशान करा भाई, जिस तरीके से चांसेस मिस करता है. सुआरेज ने आके पोस्ट पे मार दिया था. राइट, सुआरेज जेन्युइनली सीम लाइक कि भाई ये बंदा स्कोर कर सकता है. एंड क्रेडिट टू कोलंबिया भाई, 10 लोगों के साथ एक पूरा हाफ खेला भाई, निकाला है. राइट, और एक्स्ट्रा टाइम तक जाने नहीं दिया, एक्स्ट्रा टाइम पेनल्टीज जो भी है. एंड देन व्हाट हैपेंड आफ्टर द गेम आल्सो, वो तो भाई वो क्रेजी था. मतलब आई थिंक जो डार्विन नूनेज पहले ट्राई करता है भाई, ऐसे कूद के चला गया ऊपर भाई, फर्स्ट ऐसे करके जा रहा था भाई. वो मतलब क्या कॉम्बैट हेडशॉट पड़ा था, फिर मुंह पे पड़ा उसके. बहुत ही ज्यादा उसने एक तो लैंड कर दिया था पंच. अच्छा मारा था उसने एक, उससे पहले लैंड कर दिया था एक पंच उसने भाई. उसको पड़ा भी तेज था पर जो उसे पड़ा था. अब वो कुछ लोग उसके सपोर्टर्स कहते कि एक्चुअली मैं झुक गया था, ऊपर से निकल गया, पर हमें क्या पता. राइट. वैसे जस्ट टू एंड दिस, डू यू थिंक ही डिड द राइट थिंग देयर? डार्विन नूनेज कुछ वो था ना, उसकी फैमिली को वो कुछ करने जा रहा था. मुझे यही एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि जब वो मारने जा रहा था तब उसकी फैमिली शायद वहां पे नहीं थी, या हो सकती है, मुझे पता नहीं. आई हैव नॉट लुक, क्योंकि ये सीन जब तक आया तब तक मैच बंद कर चुका था. हाँ, फिर मैं सोने चला गया था, तो आई एम नॉट श्योर. बट मतलब वैसे जो काफी लोग मतलब सपोर्ट में आए हैं उसके कि बैन वैन मिल रहा तो मिलने दो, बट भाई फैमिली के साथ अगर ऐसा करोगे तो आई थिंक फैमिली के साथ था तब तक तो मुझे भाई फिर तो करना ही पड़ेगा ये सब चीजें. हाँ राइट. बट अगर वो रैंडम था कि कोई बंदा गाली दे रहा था उस बात को, हाँ नहीं होगा भाई, इतना ज्यादा नहीं हो सकता. राइट. तो मतलब उसका छोटा बच्चा भी है वहाँ पे. अच्छा ओके. तो अनफॉर्चुनेट था काफी. बट एनीवे, नाउ एक्चुअली मूविंग टू द फाइनल्स. भाई देखो, मैं पहले कुछ क्लियर कट नैरेटिव्स लेके आता हूँ इस मैच के लिए, ठीक है? दोनों ही टीम्स, अर्जेंटीना और कोलंबिया, दोनों का बहुत ही ऑपोजिट कोपा अमेरिका गया है ऑन देयर रोड टू द फाइनल्स. कोलंबिया इज एंटरिंग दिस टूर्नामेंट एज द बेस्ट टीम दैट हैज प्लेड दिस टूर्नामेंट दिस ईयर. अर्जेंटीना इज कमिंग एज द किंग ऑफ द वर्ल्ड, एज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड. They have not been the best in this tournament, by the way, but they are in general the best team of the world. Right. So the most red hot form वाली जो most informed team इस tournament में, best playing team versus the ultimate champions of the world, it could not have gotten better. मैं genuinely बता रहा हूँ, जितने भी अर्जेंटाइन फैंस खुश हो रहे हैं ना अगर कि कोलंबिया मिल गई, I think they are a tougher bet as opposed to Uruguay. Would you agree with that? आई थिंक ऑफ लेट जैसा एज करा टूर्नामेंट, स्टार्टिंग में आई थिंक उरुग्वे ने काफी अच्छा खेला था. राइट. एंड कोलंबिया भी अच्छा खेली थी, बट आई स्टिल थॉट कि भाई मतलब बहुत ऐसा कुछ खास ऑपोजिशन मिला नहीं है. बट ओवर टाइम ब्राजील ग्रुप स्टेज में थी, फिर उरुग्वे मिल गई, और क्या टॉप कर दी. आई थिंक ब्राजील तो भाई मतलब ब्राजील ने जिस तरीके से इस बार टूर्नामेंट में गंदी हरकतें करी हैं, ऑल्दो आई नो कि वो जो उसका मैच था उरुग्वे के अगेंस्ट वो काफी अच्छा गया था, बट इन जनरल जैसे ग्रुप स्टेज में उनकी परफॉर्मेंस थी, दैट वाज क्रेजी बैड भाई. मतलब शैडो ऑफ देमसेल्व्स थे उस टाइम पे. बट इन जनरल आई थिंक जिस तरीके से एज करा उन लोगों ने अगेंस्ट ऐसी उरुग्वे जैसी टीम्स, इनके अगेंस्ट जैसा रिजल्ट निकाला उन लोगों ने, 10 लोगों के साथ जीत गया मतलब वही है ना कि एडवर्सिटी के टाइम पे भी इतने ज्यादा डिफेंसिवली सॉलिड थे दैट दे न्यू की गेम कैसे निकालना है. तो पूरा क्रेडिट जाएगा ही जाएगा. एंड आई थिंक यू परफेक्टली समड इट अप कि इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम आ रही है एज कोलंबिया, एज डिफेंडिंग चैंपियंस, एज द चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड अर्जेंटीना आ रही है. तो इट कुड नॉट हैव बीन बेटर. एंड बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ, अर्जेंटीना पिछले 5 सालों में सिर्फ 2 गेम हारी है भाई साहब. एक सऊदी अरेबिया वाला और एक अभी जो उरुग्वे से एक हारी थी. राइट. 2019 से बता रहा हूँ मैं, 5 साल हो गए सिर्फ 2 गेम हारी है. राइट. ऑन दी अदर हैंड कोलंबिया 28 गेम से अनबीटन है. कोलंबिया लास्ट पता है मैच कौन सा हारी अपना? कौन सा? अर्जेंटीना से हारी थी क्या? 2021 के सेमीफाइनल कोपा अमेरिका. भाई काफी हो गया उस बहुत टाइम हो गया उस बात को. उसके बाद से वो एक भी मैच नहीं हारे. राइट. आई थिंक ये जो स्ट्रीक चलते हुए आ रही है कोलंबिया की, ये ऑफकोर्स इंडिया जैसे कंट्रीज तक नहीं पहुंची इतने हाइप के साथ, बिकॉज देयर इज नो फैन फॉलोइंग फॉर देम. बट ये जो हम लोग देख रहे हैं ना कोलंबिया को करते हुए, इट हैज़ बीन द हार्ड वर्क ऑफ द पास्ट 2 years. जिस तरीके से लोगों ने बिल्डअप करा है इस टीम को, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोलंबिया के लिए ये उनकी हिस्ट्री का 3rd
कोपा अमेरिका फाइनल है. ओके. इससे पहले एक बार हारे एक बार जीते हैं. सो दे लिटरली हैव एवरीथिंग टू प्ले फॉर. और एक और बहुत बड़ा ट्रिविया बताता हूँ. सबको पता है ये फाइनल मायामी में हो रहा है, राइट. बट ये एक्चुअली में वो इंटर मायामी के होम ग्राउंड में नहीं है. ये फिर DRVPN के स्टेडियम में नहीं हो रहा है. ये हार्ड रॉक स्टेडियम, एक वहाँ का मल्टीपर्पज स्टेडियम है, उसमें हो रहा है. एंड सो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है ना कि मायामी में हो रहा है तो पता अर्जेंटाइन फैंस, मेसी फैंस फ्लॉक करने वाले हैं. दिस स्टेडियम इज नोन फॉर कोलंबियन फैंस टू बी फ्लॉकिंग देम. लेट्स गो. तो ऐसा भी मुझे नहीं पता कि कोई क्लियर कट होम एडवांटेज होने वाली है कि नहीं होने वाली है. हाँ. ऑल्दो अर्जेंटाइन फैंस को भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. वी सॉ इट इन द वर्ल्ड कप. कहीं पहुंच जाते हैं भाई. हाँ, वो इंडिया इन क्रिकेट की तरह है वो पूरा. But it is actually going to be very neck to neck. I feel so personally. So now coming to the second segment, which is the head-to-head record and the stats. कुछ interesting stats बताता हूँ आपको. सबसे पहले कोलंबिया और अर्जेंटीना अपने लास्ट 4 गेम्स जो रहे इनके कोपा अमेरिका में, कोलंबिया अनडिफीटेड है अर्जेंटीना के अगेंस्ट पिछले 4 मैचेस में. राइट. एक जो है इसमें ये लोग मैच जीते हुए हैं जो कि 2019 का ग्रुप स्टेज का मैच था. फिर 3 ड्रॉ हुए हैं, उसमें से 2 बार पेनल्टी शूटआउट्स हैं, 2 नंबर अर्जेंटीना जीती है. तो पेनल्टी शूटआउट्स तक जब भी गेम जाता है अर्जेंटीना जीतती है. बट 90 मिनट के अंदर कोलंबिया पिछले 4 मैचेस से अनडिफीटेड रही है अर्जेंटीना के अगेंस्ट. बहुत बड़ी बात है ये. ऑन द अदर हैंड इन दोनों के बीच का अगर हम लोग लास्ट 12 गेम निकाल लें, जो कि एक बड़ा डेटाबेस है, और अर्जेंटीना से एक ही बार हारी है. जो कि वो 2019 का ग्रुप स्टेज का मैच था. 5 बार जीती है, 6 बार ड्रॉ हुआ है. उसमें से कभी भी पेनल्टी शूटआउट में गया तो अर्जेंटीना ही जीती है. तो बहुत रिसेंट फॉर्म में एक नैरेटिव ये बिल्ड कर सकते हो कि कोपा अमेरिका में कोलंबिया हारी नहीं अर्जेंटीना से. और एक ग्रैंडर स्केल पे आप ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर सकते हो कि अर्जेंटीना हार्डली कभी हारती है. राइट. तो दोनों तरीके से आपको देख सकते हो, इसको देखना हो तो. देन अगर हम लोग इनकी बात करें इस टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस के लिए स्पेसिफिकली, बिकॉज एज आई सेड बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग इनका रोड रहा है कमिंग इनटू दिस टूर्नामेंट. अर्जेंटीना लिटरली ऐसा सीन है, मुझे लगता है कि अगर वो अर्जेंटीना का नाम हटा दो ना और मेसी हटा दो, तो वो जिस तरीके ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलते आ रहे हैं वो काफी लोगों को कन्विंसिंग नहीं लग रहा. फेवरेट्स बोलेंगे नहीं ना फिर वो लोग, क्योंकि एक टैग लगा हुआ है पूरे वर्ल्ड चैंपियंस का, डिफेंडिंग चैंपियंस का, प्लस ऑब्वियसली मेसी की टीम है. तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा टैक्स लग के लोग कह देते कि नहीं भाई ऑब्वियसली दे शुड विन दिस टूर्नामेंट. ऑल्दो दैट टैक्स इज डिजर्व्ड. नहीं, डिजर्व्ड तो है डेफिनेटली. आई थिंक प्ले में आएगा, भी डिस्कस करेंगे उसको. ऑन द अदर हैंड कोलंबिया हैज लिटरली बीन द बेस्ट टीम ऑफ दिस टूर्नामेंट. कैसे बताता हूँ आपको. सबसे ज्यादा गोल इन्होंने मारे, 12 गोल इन्होंने मारे. सबसे ज्यादा सेट पीस से गोल भी इन्होंने मारे, 5 गोल सेट पीस से हैं कोलंबिया के. वेरी इंटरेस्टिंग. लीस्ट डिफेंसिव एरर्स बाय अ टीम इन दिस कोपा अमेरिका कोलंबिया. सोचो कितने होंगे, कितने डिफेंसिव एरर्स कमिट करे होंगे. 1-0. 0. ओ भाई, आई डोंट नो हाउ एक्यूरेट दिस इज. मैंने ESPN से उठाया, बट 0 एरर्स है. बेस्ट एरियल डुएल परसेंटेज, विनिंग परसेंटेज इनकी है 58%. तो ये लोग अभी कोरिलेशन देखो, सेट पीसेस से सबसे ज्यादा गोल है और एरियल डुएल की विन परसेंटेज सबसे ज्यादा इनकी है. मतलब सेट पीसेस पे, फ्री किक्स पे, कॉर्नर्स पे, हेडर पे बड़े अच्छे हैं ये लोग. राइट. ये ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को. ऑन द अदर हैंड सरप्राइजिंगली इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा XG किस टीम ने क्रिएट करी है, एक्सपेक्टेड गोल्स. नॉट जस्ट इन दिस टूर्नामेंट, थ्रू आउट यूरोज एंड कोपा अमेरिका जिस टीम ने सबसे ज्यादा XG क्रिएट किया दैट इज अर्जेंटीना. राइट. एंड हामेस रोड्रिगेज का ये एक करियर डिफाइनिंग सीजन चल रहा है. एंड मेसी का वन ऑफ द वर्स्ट कोपा अमेरिका चल रहा है. राइट. मेसी के सेकंड हाईएस्ट XG है, XA है, एक्सपेक्टेड असिस्ट उसने क्रिएट करा है, जस्ट बिहाइंड हामेस रोड्रिगेज. जस्ट गोज ऑन टू शो क्या लेवल्स है. राइट. बट एक्चुअली नाउ कमिंग टू द प्लेइंग 11. ठीक है, तुम भी बताओ तुम्हें क्या लगता है. एमी मार्टिनेज, नो डाउट ही इज गोइंग टू स्टार्ट. बीच में लिसांड्रो मार्टिनेज एंड रोमेरो ही स्टार्ट करेंगे. आई थिंक ओटामेंडी को अब तो पॉइंट नहीं स्टार्ट कराने का, क्योंकि टेम्पटेशन होती है ना कि भाई जो OG फॉर्मेशन है उसको लेके आओ, जो OG प्लेयर्स को. आई थिंक यहाँ पे नहीं करेंगे, बट फुल बैक्स के लिए मुझे लगता है ये होना चाहिए. ताग्लियाफिको की जगह अकूनिया, हाँ राइट. एंड मोंटियल जो कि पिछले मैच से स्टार्ट किया तो उस जगह मोलिना स्टार्ट करना चाहिए. आई थिंक स्टार्ट तो ये डेफिनेटली करने चाहिए, फिर अगर आपको बाद में सब्स्टिट्यूट करने तो आप कर लो, बट स्टार्ट तो इनके साथ ही जाओ. और इनके पीछे का टैक्टिकल रीजन भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, दोनों को क्यों स्टार्ट करा रहा हूँ मैं. एक 4-4-2 का ही सेटअप मैं बोलने वाला हूँ. तो ये पीछे के 4 हो गए. राइट साइड पे राइट मिड बोल लो तुम, डिमारिया. लास्ट गेम भाई अभी बात करेंगे डिमारिया की भी. बीच में डिपॉल और एंजो फर्नांडिस होंगे. लेफ्ट साइड पे मैकलिस्टर होगा, निको गोंजालेस नहीं होना चाहिए. देन फॉरवर्ड 2 में मेसी तो होगा ही होगा. आई एम स्टार्टिंग विद अल्वारेज. मेक सेंस, एक्चुअली मेक सेंस. राइट. अब इन सब का मैं टैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ. सबसे पहली बात, अल्वारेज और डिमारिया इनको स्टार्ट क्यों कराना है. देखो, अल्वारेज लेफ्ट साइड पे होगा एज द प्राइमरी स्ट्राइकर हु कैन शिफ्ट टू द लेफ्ट पार्ट ऑफ द फील्ड एज वेल जब मेसी सेंट्रली आएगा. हिम अलॉन्ग विद अक्यूनिया, जो मैंने कहा स्टार्ट करना चाहिए ताग्लियाफिको के ऊपर. ये दोनों मिलकर
कोलंबिया की राइट साइड को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, कोलंबिया का जो अभी राइट बैक था, क्या नाम था उसका, मूनियो करके कुछ नाम था ना उसका, म्यूनियर नहीं, वो था भाई मैंने मूनोस करके नाम है, ओके मूनोस का क्या नाम है, वो उसको रेड कार्ड मिल गया, वो नहीं खेलने वाला। और रियोस करके उनका डबल विविड में राइट साइड पे एक मिडफील्डर होता है, वो भी अपेरेंटली थोड़ा लिम्प विम कर रहा था। वी आर नॉट श्योर इफ ही इज गोइंग टू स्टार्ट एंड इफ ही स्टार्ट्स कितने मतलब at 100% फिजिकलिटी पे स्टार्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो लिटरली उनकी राइट साइड काफी डैमेज्ड है अभी, राइट। तो अल्वारेस एंड अकूनिया देयर, अकूनिया इज बेटर गोइंग फॉरवर्ड देन ताgliafico। ये दोनों वहां पे रायट रन कर सकते हैं। इन दोनों में वही दे डोंट इवन हैव टू प्ले फुल 90 मिनट्स, राइट। 60-70 मिनट के बाद लोतारो मार्टिनेज को ले आओ, ताgliafico को ले आओ। इनकी जॉब ही यही है भाई, भागते हुए दिखने चाहिए, खड़ा हुआ नहीं दिखना बस। दे विल हैव अ बिग रोल इन एक्सप्लॉइटिंग दैट राइट साइड ऑफ कोलंबिया, जिसकी वजह से फिर वो फोकस करे कि हमें अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं वो राइट साइड पे डाइवर्ट करने, एंड देन फिर लेफ्ट साइड पे ऑन देयर लेफ्ट साइड एंड ऑन द राइट साइड ऑफ अर्जेंटीना, डिमारिया एंड मेसी कैन शो देयर मैच, राइट। तो अब यहाँ पे डिमारिया क्यों स्टार्ट करना है, अल्वारेस और डिमारिया का स्टार्ट करना बहुत असेंशियल है टू ब्रिंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ मेसी। एंड डिमारिया का ये लास्ट गेम में कोई डाउट ही नहीं कि वो स्टार्ट करने वाला, राइट। ठीक है, अभी भी बात करेंगे उसकी, रुको अभी बात करेंगे अच्छे से। अगर मैं एक और चीज टैक्टिकली बोलूं कि मैंने मोलिना को क्यों कहा मॉन्टियल के ऊपर, आई थिंक मॉन्टियल को बाय चांस अगर गेम पेनल्टीज तक जाता है तो वो लेट लेके आएंगे एज अ पेनल्टी, फेयर, राइट। सिर्फ उस पर्पस के लिए आई थिंक मॉन्टियल को बाद में लाना चाहिए। एक लास्ट पॉइंट जो मैं बोलूंगा, ये तुम भी सोच के बताओ इसके ऊपर, कोलंबिया हैज बीन द बेस्ट टीम ऑफ दिस टूर्नामेंट बाय फार, कोई क्वेश्चन नहीं है इसके ऊपर। एक तरीका कहने का ये हो सकता है कि दे हैव फेस्ड द टफेस्ट ऑफ द ऑपोजिशंस ऑन देयर रोड टू द फाइनल्स, एंड ऑन द अदर हैंड अर्जेंटीना को सबसे इजी रोड टू द फाइनल मिली है अभी तक, तो अर्जेंटीना कंप्लेसेंट हो सकती है, राइट। बट कोलंबिया का एक तो नजरिया ये पॉजिटिव तरीका हो गया बोलने का कि हमने इतने सारे टफ ओपोनेंट्स को देखा है तो अर्जेंटीना को भी देख लेंगे, और दोस्त की ये बात करेंगे कि क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है कि नहीं। द नेगेटिव साइड इज दे आर टू एग्जॉस्टेड। एग्जैक्टली, मेरा ये पॉइंट, उरुग्वे वाला जो गेम हुआ है ना, जान निकल गई उनके 10 लोगों को खिलाने में। Would they be able to cope up with Argentina? Right. What do you think about this? I think in general, if you look at it, तो obviously you will say कि बहुत ज़्यादा exhausted है, but I still think जब एक final होता है, and as you said, they have everything to play for. इतने सारे प्लेयर्स हैं, हामेस रोड्रिगेज का एक अलग ही रिडेम्पशन आर्क देखने को मिली है भाई, एकदम से रिसर्जेंस हो गई उस बंदे की, जो बंदा फ्लेमिंगो की तरफ से बिल्कुल ही नहीं खेल पाता, फ्लेमिंगो या कौन सा क्लब है आई फॉरगॉट, बट यहाँ पे आके एकदम ही अच्छा खेल रहा है। तो आई थिंक ये चीज़ एग्जॉस्टेड वाला फाइनल प्लेन कर सकता है, बट आई स्टिल थिंक कि थोड़ा कम प्लेन करेगा क्योंकि इट इज अ फाइनल में वो एक एड्रेनलिन बढ़ा होगा, हाँ भाई, कुछ एक्स्ट्रा पावर आ ही जाती है लोगों के पास, तो आई डोंट थिंक इट विल मेक दैट बिग ऑफ अ डिफरेंस। ऑल्दो इज इट गोइंग टू बी इनफ टू काउंटर अर्जेंटीना, ये लास्ट सेगमेंट जब प्रेडिक्शंस करेंगे तब बात करेंगे इसके बारे में। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, अगर मैं कोलंबिया की बात करूं, हामेस रोड्रिगेज इज गोइंग टू बी देयर, 6 असिस्ट दे चुका है, आई थिंक रिकॉर्ड बन गया, मेसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने, 6 असिस्ट दे चुका बंदा, पिछले मैच में भी ही असिस्टेड द ओनली गोल ऑफ द गेम। क्या कहोगे भाई, कैसे रिसर्जेंस हुआ है उसका? किसी ने nobody saw this coming, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि क्वालिफायर्स वगैरह टाइम पे ही वाज प्लेइंग वेरी वेल। इस थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट क्रिएटिवली जितना बंदा अच्छा रहा है, प्रॉब्ली एक चीज ये नेगेटिव भी हो सकती है कि ही हैज बीन द सोल क्रिएटर ऑफ द टीम। सो इफ यू आर एबल टू लिमिट, इफ यू आर एबल टू रिस्ट्रेन अपना हामेस रोड्रिगेज, तो एक वो प्रॉबली आप 70-80% क्रिएटिविटी पूरी टीम से हटा सकते हो। वेयर एज अर्जेंटीना में अगर आप मेसी पे रखोगे तो डिमारिया, अल्वारेज है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो एक ये नेगेटिव भी हो सकता है, बट ही इज एक्चुअली बीन वेरी गुड। सो ऐसा भी नहीं है कि उसे कंटेन करना बहुत आसान होगा। सो आई थिंक ही इज अ वेरी डेंजरस प्लेयर एंड ही इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वन टू वॉच आउट फॉर। जो भी हमने कहा ना मोस्ट सेट पीस गोल्स हैं, हाँ, उसमें हामेस रोड्रिगेज का बड़ा हाथ हामेस रोड्रिगेज का ही है। सेकंड गाय इज गोइंग टू बी लुइस डियाज। I think he has also had a very underrated Copa America, and just the sheer work rate and the talent that he has going forward, he is going to be a crucial guy to ensure कि भाई अर्जेंटीना ने पूरे कोपा अमेरिका में सिर्फ एक ही गोल कंसीड करा है अभी तक, जो इक्वाडोर के अगेंस्ट करा था। अच्छा, वो बाकी सारे मैचेस में एक भी गोल कंसीड नहीं करा है। लुइस डियाज के पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है गोइंग फॉरवर्ड, राइट। एंड लास्टली मोइका करके इनका एक लेफ्ट बैक है, आई थिंक उसका बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज दो उस साइड पे मेसी और डिमारिया होने वाले हैं, एंड वो फाइनल्स में स्पेशली डिमारिया अलग भूत चढ़ा होता है बंदे का। मोइका प्लेड ब्रिलियंटली वेल अगेंस्ट उरुग्वे, बट ऐसी परफॉर्मेंस ऑफ अ लाइफ टाइम कितनी बार आप रिपीट कर सकते हो? क्या 2 बार इतनी जल्दी हो सकती हैं?
odds are मेसी और डिमारिया के अगेंस्ट. odds are against him. हाँ. तो it's a big responsibility. And now coming to Argentina, सबसे पहले तो मेसी of course होने वाला है. What about him? Could be a 4th title. हाँ, आई थिंक एक फाइनल में जब प्लेयर पहुंच जाता है ऑब्वियसली उसके पास भी पूरा मोटिवेशन होगा ही खेलने का. आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है, मतलब जो भी हम रिलैक्स वगैरह कह रहे हैं ये चीज़ है कि नहीं जीते तो कुछ नहीं होगा, बट इसका एक फ़ायदा है कि वो फियर ऑफ फेलियर बिल्कुल ही नहीं है इस टाइम पे. तो मतलब अगर वो अपने बेस्ट पे खेल रहा है तो एकदम ही रौन सकता है किसी भी टीम को. तो मतलब आई थिंक मेसी का जो लास्ट मैच था उसमें ही डिड नॉट हैव अ गुड गेम. लास्ट मैच में ही वाज मच मोर इन्वॉल्व. तो इस मैच हम देख सकते हैं कि वो प्रॉपर अपनी फुल फिटनेस पा जाए. ही इज एबल टू गिव दोस थ्रू बॉल्स एंड गोल स्कोरिंग, मतलब गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकता है, गोल खुद भी स्कोर कर सकता है. So obviously he's going to be one to watch out for. What are you expecting from Messi in this game? I don't think goal आ रहा है, हाँ. but assist आएगा. Assist आएगा. हाँ. Is he going to have a great game? हाँ, मतलब I think he's going to have a good game. हो सकता है कि कोई बंदा आउटशाइन कर दे अपनी टीममेट से उसका, या तो अल्वारेस गोल मार दे या फिर डिमारिया तो भाई फाइनल में पागल होता ही है. बट मतलब इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक कि वो एब्सेंट होगा या इनविजिबल होगा. आई ऑल्सो एक्सपेक्ट मेसी टू डिलीवर द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ दिस कोपा अमेरिका. हाँ, राइट. अभी तक का कोपा अमेरिका बहुत रेयरली ऐसा होता है. अभी जैसे 2019 का एग्जांपल लो, उसमें भी मेसी का सिर्फ एक ही गोल था पूरे कोपा अमेरिका में, बट ही वाज द ओनली गाय दैट वाज परफॉर्मिंग फॉर अर्जेंटीना. बाकी कोई कर ही नहीं रहा उस टाइम पे. इस बार भी गोल एक ही आया है, बट द डिफरेंस इज कि द होल टीम हैज बीन कैरिंग हिम वेरी वेल. तो आई थिंक ये बहुत ही एक वंस इन अ लाइफ टाइम वाला कोपा अमेरिका रहा है मेसी के लिए एक्सपीरियंस वाइज. डेफिनेटली कि बहुत रेयरली ऐसा होता है कि उसको इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर नहीं करनी पड़ रही. अदर गाइज आर स्टेपिंग अप फॉर हिम. एवरीथिंग इज, मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ, मियामी में पूरी टीम सपोर्ट भी कर रही है. ही इज गेनिंग मोमेंटम ऑल्सो. एवरीथिंग इज सूटेड, इज सेटअप फॉर हिम टू हैव अ ग्रेट गेम. आई एक्सपेक्ट हिम टू डिलीवर देयर. आई थिंक बहुत कम प्लेयर्स का ऐसा होता है कि बहुत क्लीशे लाइन रही है, बट एवरीबॉडी यूजेस दिस ना कि ही हैज कैरिड द बर्डन ऑन द नेशन फॉर सो लॉन्ग. अब नेशन की बारी है कि वो कैरी करेगा, बाकी टीममेट्स की बारी है. तो इट डज नॉट हैपन विद एवरी प्लेयर, डज नॉट हैपन विद एवरी प्लेयर. बट बहुत ऐसी कम स्टोरी, ऐसी फेरी टेल्स देखने को मिलती है जहाँ पे वो रेप्लिकेट होती है चीज टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर करियर्स. इट्स अ वेरी गुड थिंग भाई. एंड हमने इतना मेसी के बारे में बोला, बट आई डोंट इवन थिंक ही इज द मेन मैन ऑफ द शो. हाँ, फाइनल में तो नहीं, चांस ही नहीं. इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी डिमारिया भाई. राइट. आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डिमारिया. एक तो फाइनल है, सेकेंडली इट इज गोइंग टू बी हिज लास्ट गेम. वो तो मतलब अपने फूक देगा भाई पूरा. ऑल्दो डोंट बी सरप्राइज अगर फिर पलट जाए. हाँ, राइट. आई रिमेंबर 2021 से कोपा अमेरिका में उसने कहा था कि उसका लास्ट गेम है, फिर उसने वो खींचा, फिर कहता फिनलिज्मा के बाद होगा, फिर कहता वर्ल्ड कप के बाद होगा. वर्ल्ड कप में 4 बार रो भी दिया फाइनल में, उसके बाद रिटायर. अब कोपा अमेरिका भी खेल गए. बट हाँ, मुझे ये लगता तो आई थिंक ये लास्ट होगा वैसे. बट बोला भी उसने फाइनल से पहले अभी फिर से. अच्छा, कि आई एम नॉट रेडी कि ये मेरा लास्ट गेम हो, बट द टाइम हैज कम ऐसे करके. आई थिंक है, और प्लस वो एक आइडेंटिटी मोटिवेशन होगा ही होगा भाई. एक लास्ट गेम होता है तो कोई भी प्लेयर अपना ही जान फूक के ही खेलता है. एंड डोंट बी सरप्राइज इफ दिस टीम इज नॉट लाइक मेसी के लिए तो खेलती है, बट मेसी हिमसेल्फ एंड द होल टीम इज एक्चुअली प्लेइंग फॉर डिमारिया. क्वाइट पॉसिबल. डिमारिया अगर आतंक मचाने पे आ गया, मतलब जब भी अर्जेंटीना फाइनल जीती है डिमारिया हैज स्कोर्ड. डू यू थिंक ही इज स्कोरिंग दिस टाइम? या आई डोंट थिंक वो चीज चेंज होने वाली है भाई. फाइनल्स एंड डिमारिया with Argentina it is never going to change. I'm super excited to see Di-Maria. और मैं एक यहाँ पे टैक्टिकल चीज बोलूंगा. हमने ये बात करी कैसे कोलंबिया की राइट साइड एकदम भी डैमेज्ड है. Do you think Scaloni can pull off a World Cup final with Di-Maria starting on left wing? कर सकता है वैसे तो, बट आई स्टिल थिंक शायद राइट में ही जाए, क्योंकि मतलब उस टाइम पे मेसी वाज आल्सो प्लेइंग वेरी वेल. I think right now he needs more support. Right. For that reason, maybe Di Maria starts on the right only. I'm just saying, don't be surprised अगर ऐसा कर जाए. हाँ, ये master stroke अगर आता है. Right. Argentina is known to change their formations and tactics as per the opposition at the last minute and implementing it successfully. वर्ल्ड कप वाला तो मुझे याद है भाई, फ्रांस खुल गई थी, सॉन्ग में नहीं आ रहा था कैसे रोके भाई इस आदमी को. कैसे रोका जाए. So last बंदा जो मैं कहूँगा, the player to watch out for. There is a chance that ये गेम पेनल्टी शूटआउट हो जाए, और अगर जाता है, राइट, there is only one guy. एडवांटेज अर्जेंटीना भाई. There is no Messi, there is no Di Maria, it is only Emi Martinez. If they win this Copa America, do you think Emi Martinez can get the best player of the tournament award? I think he should. But I personally think कि हमें मिल सकता है. राइट, मिल सकता है. राइट, आई थिंक मिल सकता है, बट हो सकता है कि जो टीम जीत गई है उसके किसी प्लेयर को दिया जाए. एंड वेरी ऑनेस्टली अगर आप
दोगे भी एमी मार्टिनेस को तो कुछ कह ही नहीं सकता भाई आदमी, ही हैज जस्ट बीन सो गुड भाई। तो उसे मिलता है तो अगेन कुछ गलत नहीं होगा, बट हाँ हामेस रोड्रिगस का भी बहुत अच्छा केस बनता है इस टाइम पे, मतलब इक्वली गुड अपना एमी मार्टिनेस के साथ। बट अगर पेनल्टीज पे जाता है तो इट इज भाई क्लियरली एडवांटेज अर्जेंटीना। एमी मार्टिनेस लिटरली सिंगल हैंडेडली गेम निकाल सकता है। आई थिंक सबसे ज्यादा रिलैक्स अर्जेंटीना फैंस तभी होंगे जब पेनल्टीज पे जाएगा। एंड ऑल्दो डू यू थिंक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 120 मिनट खेले जाएंगे, फाइनल है। नाउ लेट्स कम टू द प्रेडिक्शंस। हाँ, जाएगा कि नहीं अभी बात करते हैं। फर्स्टली जस्ट summing this all up, once again the best team of the tournament versus the best team in the world. Right. कोलंबिया जिस तरीके से खेलते हुए आ रही है, अगर वो अपने ए गेम पे होते हैं, they do have the potential to actually shock Argentina. हाँ, definitely. Right. कोई बड़ी बात भी नहीं अर्जेंटीना को वो शॉक कर दें, बिकॉज सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट अर्जेंटीना का अगेंस्ट अभी तक यही जाएगा कि आपने लिटरली कोई भी बहुत बड़ी टीम फेस नहीं करी है, एंड यू हैव लुक्ड वेरी कंप्लेसेंट. राइट. कई बार होता है ना कि स्पेशली अर्जेंटीना इज नोन टू बी दैट टीम इन द पास्ट 3-4 years कि जब मैटर करते तो तुरंत टर्न अप करते हैं, तुरंत. बट कभी कभी वो एक्सेलरेशन नहीं दबता, कभी कभी वो शॉक रह जाता है. अगर अर्जेंटीना अभी अपने फुल एफर्ट पे आ जाए तो अभी भी पेल देगी आराम से कोलंबिया को, बट कभी कभी वो कॉन्शियसली नहीं हो पाता. अगर इट हैपेंस टू बी कि इट इज वन ऑफ दोज नाइट्स, कोलंबिया रौन सकती है अर्जेंटीना को आराम से. राइट. My biggest case against Colombia, what I'm afraid of is कि they are too exhausted coming into this final. I think मेरे exhausted वाला तो नहीं है, मुझे बस ये लगता है कि right now just looking at these two teams, मुझे जो हमने अभी पहले भी डिस्कस करा हुआ है, अर्जेंटीना knows कि गेम कैसे सी ऑफ करना है. Exactly. इतना एक्सपीरियंस उस स्क्वाड के अंदर, मतलब ऑब्वियसली दे आर वर्ल्ड चैंपियंस भाई इस टाइम पे, दे आर डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ कोपा अमेरिका एज वेल. कोलंबिया गेम एक्सपीरियंस जो होता है ना, हाँ, वो इनके पास राइट. मतलब व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग एज पर योर कन्वीनियंस, तब भी आप कैसे उस चीज को अपने फेवर में ले आते हो सिचुएशन को, वो अर्जेंटीना जानती है. कोलंबिया, येस दे हैव बीन वेरी गुड इन दिस टूर्नामेंट, बट आई स्टिल थिंक कि वो जो एक्सपीरियंस वाली चीज है, एज अ टीम जो एक्सपीरियंस होता है, आई थिंक उसमें दे आर मच. आई थिंक एनी टीम राइट नाउ, अपना साउथ अमेरिका की जितनी टीम्स, आई डोंट थिंक कोई भी टीम इसके पास भी आती है इस टाइम पे. सारी टीम्स बहुत ज्यादा लैक कर रही है ये चीज को, क्योंकि दे हैव नॉट बीन एबल टू विन समथिंग फॉर सो लॉन्ग. बहुत टाइम हो चुका है इस चीज को. एंड गिवन कोलंबिया इस टाइम पे बहुत ही इस स्टेज में मैं कहूंगा कि इस पार्ट में ये लोग काफी कम है अर्जेंटीना से. मुझे लगता है कि कोई प्लेयर चले ना भी ना तो भी अर्जेंटीना निकाल सकती है गेम. दे आर जस्ट सो भाई, आई थिंक मतलब उन्हें पता है कि अगर चलो कोई गोल नहीं आ पा रहा, वो पेनल्टीज से ले जाएंगे. तो वहां से निकाल लेंगे गेम. कोई ना कोई तरीका है उनके पास गेम में. सबसे बड़ा मेरा पॉइंट ये है अर्जेंटीना के फेवर में, दिस टीम नोज हाउ टू गेट देयर हैंड्स डर्टी एंड गेट द जॉब डन. जो डोंट बी सरप्राइज अगर ये सबसे गलीज फुटबॉल हमें यहाँ पे देखने को मिला. गलीज इज द रॉन्ग वर्ड, द डर्टीएस्ट फुटबॉल. जो लोग भूल रहे हैं ना ये चीज को, एक बार 2021 का कोपा अमेरिका याद करना जब नेमार को तोड़ रहा था. भाई साहब, राइट. इफ इट कम्स टू दैट, अर्जेंटीना विल डू इट. वो रूथलेस है उस मामले में भाई. सबसे बड़ी बात अर्जेंटीना की यही है कि उनको ना बॉक्स नहीं कर सकते एक फर्म आइडेंटिटी. दे आर वेरी फ्लूइड विद इट. जो सिचुएशन की डिमांड होगी ना, वैसा फुटबॉल अर्जेंटीना खेलने जानती है. कभी कभी बहुत सुंदर फुटबॉल खेल सकते हैं. जब बात आएगी ना कि हाथ गंदे करने हैं और वो गंदे गंदे टैकल मारने हैं, चाहे रेड कार्ड ही है, वो सबसे पहली टीम होगी जो करते हुए दिखेगी. एंड कोलंबिया तुम कितना भी कह लो, बड़ी टीम्स तो खेलते हुए आ रही हैं. प्लेइंग अर्जेंटीना फाइनल इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस दैट कैन नॉट बी इक्वेटेड टू प्लेइंग उरुग्वे और ब्राजील. एग्जैक्टली. सबसे बड़ी बात ये अर्जेंटीना का ये जो तुमने बोला, वो मतलब कोपा अमेरिका फाइनल देख ले ब्राजील के अगेंस्ट, एंड वो वर्ल्ड कप फाइनल देख ले फ्रांस के अगेंस्ट. बहुत डिफरेंट फुटबॉल था. ये जो जितना डर्टी हमें अभी देखने को मिला, वो वर्ल्ड कप में बिल्कुल नहीं देखने को मिला. पहले के 50-60 मिनट इतना सुंदर फुटबॉल था. राइट. और स्टिल दे गॉट द रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे. दोनों जगह चैंपियंस थे. सो आई थिंक वो परफेक्टली चीज है यार. जो बहुत ऐसी अच्छी टीम्स होती हैं, 2018 तक फ्रांस का भी ऐसा था, कुछ ऐसा बोल नहीं सकते थे क्योंकि हर मैच में लोग अलग तरीके से खेलते आ रहे थे. जो भी टीम इतने आगे तक जाती है, दे नो हाउ टू अडेप्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस. एंड आप कुछ भी सिचुएशन लेके आ जाओ इस टाइम पे, मतलब यू कांट बेट अगेंस्ट अर्जेंटीना राइट नाउ. This Argentina does not lose finals. Do you think fourth title आ रहा है? हाँ, डेफिनेटली. कितने मिनट में आ रहा है? कितने मिनट में? आई थिंक एक्स्ट्रा टाइम नहीं जाएगा. नहीं जाएगा. नहीं, 90 मिनट में खत्म हो जाएगा. डिमारिया, आई वोंट इवन बी सरप्राइज अगर ये ऐसे 2-0 टाइप की विन होती है अर्जेंटीना के लिए.
भाई साहब मतलब क्लीन शीट रख सकते मुझे तो हैं सर पे चढ़ा दिया भाई। मुझे बस वही लगता है कि एक वो बिग गेम एक्सपीरियंस लैक कर रही है इस टाइम पे कोलंबिया, और इनके अर्जेंटीना पास के पास तो मतलब भर भर के एपिसोड कूट के। हाँ तो एंड बिग गेम प्लेयर्स है भाई, डिमारिया को हाँ। मुझे हंसी आ रही है, पता है बोलते हैं आई जेन्युइनली वांट टू सी क्या कर रहा आई थिंक फाइनल में वो बंदे को देख के लग जाता है। वो जब फर्स्ट कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं ना जिनका फर्स्ट टच आप देख के बता देते हो कि इनका गेम कैसे जाने वाला है, तो वो जब वो फर्स्ट टच लेता है ना उसे पता है भाई ये बंदा तोड़ने वाला है भाई। उस बंदे ने वर्ल्ड कप फाइनल से पहले अपनी बीवी को बोला था मैसेज कि कल मैं गोल मारने वाला हूँ, कल हम जीतने वाले हैं। तो और क्या मैनिफेस्टेशन होगी। सो आई थिंक यस अर्जेंटीना शुड बी विनिंग। वुड यू बी सरप्राइज अगर कोलंबिया जीतती है? हाँ होगे हाँ डिस्पाइट देम them being so good in this tournament, I will be very surprised अगर कोलंबिया जीत जाती है मैच। I'm actually but shockingly going to agree with you. अर्जेंटीना को तुम कितना भी कह लो, आई स्टिल फील पीपल आर अंडरएस्टिमेटिंग अर्जेंटीना अ लॉट इस टूर्नामेंट में। तो हाँ मतलब आई नो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बट ये नहीं कि आप बोलते ही जाओगे अब कुछ भी। एक मोमेंट चाहिए और गेम खत्म है। लेट्स सी क्या होता है। नाउ लेट्स मूव टू क्रिकेट। सबसे पहले हमें एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज की बात करनी है विच इज गोइंग ऑन इन द इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज। उसके बाद हम लोग गौतम गंभीर की डिटेल में बात करेंगे अगले सेगमेंट में। मैंने 5 पॉइंट्स उठाए, पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन। अभी तक हमने 3 T20 मैचेस देखे, वहां से हमने क्या चीजें सीखी हैं और आगे बचे 2 T20s के लिए हमें क्या करना चाहिए। राइट इन 5 पॉइंट्स से आपको वो कवर्ड होता हुआ दिखेगा। तो पूरी सीरीज का राउंड अप मिलने वाला है और कुछ प्लेयर्स की पर्टिकुलरली बात हमें करनी है। सबसे पहला एंड सबसे जो कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन रहा है हमारे चैनल पे कुछ टाइम से, अभी हमने देखा था कि शुभमन गिल और जायसवाल ओपनिंग कर रहे थे एंड अभिषेक शर्मा को नंबर 3 पे शिफ्ट कर दिया था। ऋतुराज गायकवाड़ को नंबर 4 पे शिफ्ट कर दिया था। इंडिया राइट नाउ इज प्लेइंग विद 4 ओपनर्स। इनमें से सिर्फ कोई 2 या 3 ही एट मैक्स अल्टीमेटली 2026 के वर्ल्ड कप में जाएंगे। जायसवाल अभी T20 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड में था। आई एम प्रिटी श्योर हम लोग अभी एज ऑफ नाउ की बात कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ ही इज गोइंग टू बी इन दैट वर्ल्ड कप। अब अगले 2 साल में क्या होता है कुछ नहीं पता, अभी की बात करते हैं। शुभमन गिल इज द कैप्टन, ही इज गोइंग टू बी मोस्ट लाइकली इन द वर्ल्ड कप। राइट अभिषेक शर्मा जिस तरीके का एक्स फैक्टर लेके आया है, डू यू वांट टू रूल हिम आउट? बीइंग अ लेफ्टी आल्सो एंड बॉलिंग भी करता है, आई थिंक नो ही विल आल्सो बी प्लेइंग। एंड सो अनफॉर्चुनेटली स्केपगोट बनता है ऋतुराज गायकवाड़। राइट और अब पता है कॉन्वर्सेशन में क्या बात आती है कि शुभमन गिल विल नॉट बी द कैप्टन इन द 2026 वर्ल्ड कप। इट विल बी हार्दिक पांड्या और स्काई और जो भी होगा कोई मुंबई इंडियंस का प्लेयर। आई थिंक यहाँ पे अब फिर ये वैलिड आर्गुमेंट आती है कि बेसिकली आप जायसवाल और अभिषेक शर्मा को तो लेके टीम में चल ही रहे हो, अब हेड टू हेड बात आ गई गायकवाड़ और शुभमन गिल। राइट एंड उसमें से आप किसको चूज करने वाले वो वाली बात होती है। आई थिंक बोथ ऑफ देम विल बी प्लेइंग इन द ODIs फॉर श्योर गोइंग फॉरवर्ड फॉर इंडिया। एक बंदा नंबर 3 पे, एक बंदा ओपनर। टेस्ट मैचेस में गायकवाड़ का थोड़ा भी मुश्किल है बिकॉज कोहली एंड रोहित अभी रिटायर होने वाले हैं एंड गिल ने ऑलरेडी जगह बना ली है, जायसवाल ने भी ऑलरेडी जगह बना ली है। तो आई थिंक गायकवाड़ का वहां से तो भी सीन कट ऑफ है। ODI ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे दोनों खेलने वाले हैं। T20s में मुझे लगता है कि एक ही बंदा खेल सकता है। तुम्हें क्या लग रहा है राइट नाउ हु इज प्लेइंग? बिकॉज अभी हमने लास्ट टाइम कहा था एंड इट वही लोग कितना भी मना कर ले बट इट इज अ फैक्ट कि गिल हैज अ हायर पोटेंसी फॉर एक्सप्लोसिव हिटिंग फ्रॉम द फर्स्ट बॉल इटसेल्फ। बट जो थर्ड T20 था इट वाज एन इंडिकेशन कि गायकवाड़ के पास भी वो एबिलिटी है। राइट परहैप्स नॉट टू एक्सेलरेट फ्रॉम द गेट गो, बट अल्टीमेटली अगर तुम उस मैच का स्कोर कार्ड देखोगे तो गिल कह रहा हूँ गायकवाड़ एक्चुअली हैड अ बेटर स्ट्राइक रेट देन गिल एंड एक्चुअली प्लेड अ ग्रेट इनिंग्स। 28-29 बॉल पे कुछ 49 कुछ रन्स मारे थे उसने। सेल्फलेस वाला पॉइंट टिक हो रहा है, इंटेंट वाला पॉइंट भी टिक हो रहा है। राइट अगर गायकवाड़ ऐसा खेल सकता है एंड गिल अभी भी स्ट्रगल करता है। एक तो ना पहली बात जस्ट टू प्रोटेक्ट गायकवाड़ लोगों ने एकदम से गिल की इनिंग्स का कॉन्टेक्स्ट हटा दिया। उस टाइम पे जब ओपनिंग कर रहा था तो बॉल बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रही थी, मतलब सीम अप एक्स्ट्रा बाउंस दिख रहा था हम लोग को आते हुए, विच इज वाई पहले के 2-3 ओवर में बहुत रन थे, 40 कुछ रन थे, अल्टीमेटली पावर प्ले में से 55 रन ही आते हैं। तो जायसवाल और गिल दोनों के साथ वो सीन हो रहा था। तो वो फर्स्ट हाफ ऑफ द इनिंग्स का तो लोगों ने कॉन्टेक्स्ट उड़ा ही दिया। बट रिगार्डलेस आई विल नॉट यूज दिस एज एन एक्सक्यूज। अगर आप एज एन ओपनर खेल रहे हो तो आपकी जॉब यही है कि आपको पहले बॉल से एक्सप्लोर करना है, जो कि अभिषेक शर्मा करता है। क्या अभी केस बन सकता है कि गायकवाड़ को गिल के ऊपर हम कंसिडर कर सकते हैं? पहली बात तो भाई जिन लोग बहुत गुस्सा हो रहे थे इस बात पे कि हम लोगों ने गिल का ज्यादा कुछ बोल रखा है या गायकवाड़ का बोल रखा है, वेरी ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी आई डोंट थिंक हम में से कोई भी किसी के भी कैंप में है। आई डोंट इवन केयर। हाँ वही मतलब इस टाइम पे लेजिट स्पेसिफिकली इन दिस सीरीज भाई इसमें तो मतलब ऐसा भी नहीं कि आपका कोई बचपन से आपको कोई फेवरेट प्लेयर था वो खेल रहा है। सारे यंगस्टर्स इस टाइम पे योर सोल फोकस शुड बी कि टीम इंडिया के लिए बेटर क्या है।
एंड मैं ये चीज़ तो पूरा ओपनली आके बोलूँगा, क्योंकि भाई जो हमने रील डाली थी उसमें जो लोगों ने बोला है भाई गिल के, तुम गिल को फेवर कर रहे हो, गायकवाड़ को नहीं कर रहे, मतलब वो जितने भी कमेंट्स हैं वो इतना अंधभक्ति में गायकवाड़ के हैं कि वो भी सही नहीं है। उसमें तो भाई हमने गिल को मेंशन ही नहीं करा था। उसमें गिल की बात आ गई थी। बट ठीक है, अगर गिल और गायकवाड़ का कंपैरिजन है भी, मैं तो ये बोलूंगा कि इस टाइम पे दोनों सेफ नहीं है। ये जो कैप्टन है इस सीरीज के अंदर है, तो हाँ इस सीरीज में तो गिल खेलेगा ही खेलेगा, उसमें फिर गायकवाड़ हो सकता है बेंच हो जाए अल्टीमेटली इफ समवन एल्स इज प्लेइंग बेटर। तो इस सीरीज में तो हो सकता है, बट इन द लॉन्ग टर्म 2026 वर्ल्ड कप में व्हेन शुभमन गिल इज नॉट गोइंग टू बी द कैप्टन, दोनों की जगह पक्का ही है भाई मैं 100% अग्री करता हूँ। मेरा पॉइंट कहने का यही था, राइट नाउ आई एम डेफिनेटली स्टार्टिंग जायसवाल एंड अभिषेक शर्मा। हाँ, स्काई पक्का खेलने वाला अगला वर्ल्ड कप। राइट। ऋषभ पंत का कोटा लग जाए कुछ ना कुछ, जो खेलेगा, नहीं होगा तो संजू सैमसन होगा, कोई तो होगा ना। वो दोनों भी नंबर 3 पे बैटिंग कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली 2 ही ओपनर की जगह बन रही है। या तो फिर पूरे टीम का डायनामिक चेंज करोगे आप, राइट। तो अगर सिर्फ 2 ओपनर पे बात आ रही है ना, तो गिल भी बाहर बैठेगा और गायकवाड़ भी बाहर बैठेगा। अब बात आती है अगर चूज करना है, इट इज जेन्युइनली अबाउट इन द नेक्स्ट 2 years कौन बेटर परफॉर्म करता है T20s में। स्टिल डज नॉट change the fact that Gill naturally has a higher ability to explode from the first ball. But वो तो रोहित शर्मा की भी थी कोहली से ज्यादा, बट कोहली ने ज्यादा T20 वर्ल्ड कप से परफॉर्म करा है ना। तो पॉइंट वही है भाई, नेचुरल एबिलिटी की बात करने के में दिल पे मत लिया करो इस चीज को। नेचुरल एबिलिटी हो सकती है किसी की, बट अगर आप मेहनत करोगे तो उसको आप ओवरटेक कर लोगे ना। तो गायकवाड़ अगर वो करता रहेगा तो भाई जो इंडिया का फायदा हो रहा है, जिसमें सिंपल ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, जस्ट बिकॉज यूर अ फैन ऑफ ऋतुराज गायकवाड़ या और फैन ऑफ द CSK फ्रेंचाइज, तो नहीं मेरा प्लेयर क्यों नहीं खेल रहा क्योंकि धोनी जब से गया तब से तो कोई बचा ही नहीं है किसी का। ये बकवास नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली फॉर शुभमन गिल, इफ यूर अ शुभमन गिल फैन बॉय, भाई वो बंदा का परफॉर्म नहीं कर रहा, बाहर निकालो। विराट कोहली ने अगर रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, एक्नॉलेजिंग द फैक्ट कि भाई डिमांड्स अब चेंज होते जा रही है, मैं 2026 तक नहीं कोप कर पाऊंगा उसकी डिमांड्स तक, तो शुभमन गिल और गायकवाड़ क्या चीज है भाई, राइट। Why do we have to make this a battle? It is about playing for India. And ये गायकवाड़ के जितने फैंस है भाई, इतने इनसिक्योर क्यों हो रहे हो भाई? मतलब गायकवाड़ इज नॉट अ स्मॉल नेम, गायकवाड़ इज ऑलरेडी अ वेरी बिग नेम। इफ ही कीप्स ऑन परफॉर्मिंग तो वेरी ऑनेस्टली वो बहुत आराम से टीम के अंदर आ जाएगा। और शुभमन गिल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आई रिमेंबर लास्ट ईयर तो हम लोग रूट भी कर रहे थे उसके लिए वीडियोस में कि भाई वो ऑरेंज कैप मिल जाए बंदे को, इतना अच्छा गायकवाड़ को, राइट। हाँ, तो कॉन्टेक्स्ट समझा करो बातों का। बट अगर दोनों अच्छा नहीं खेल पा रहे इंडिया के लिए, क्योंकि पता है भी अभिषेक शर्मा के पापा ने भी चीज बोली है इंटरव्यू में कि अभिषेक शर्मा एक्चुअली में वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहा है जो कि रोहित शर्मा ने समझाया सबको कि यस, लेड बाय एग्जांपल, उसने टेम्पलेट सेट कर दिया है, इट इज अबाउट गोइंग ऑल आउट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल इटसेल्फ। ये बोली है चीज, एंड ही इज ट्राइंग टू डू एग्जैक्टली दैट। तो अगर अभिषेक शर्मा के ऊपर ही जॉब है, जो कि अपना सिर्फ 2-3 T20 मैचेस खेला है, तो गिल और गायकवाड़ किस मुंह से मना कर सकते हैं? राइट। अगर बोला गया तो करो ना, और नहीं कर पा रहे तो सवाल तो उठेगा ही उठेगा। सो हुएवर इज एबल टू परफॉर्म, आई पर्सनली थिंक दोनों में से कोई एक ही बंदा हो सकता है टीम में। हाँ, मुझे लगता है आई थिंक जायसवाल और अभिषेक शर्मा तो करेंगे ही करेंगे। इट इज जस्ट कि वो 1 डाउन पे कौन खेल सकता है, या फिर अभिषेक शर्मा आगे जाके अगर ऐसे 1 डाउन पे खिलाया एंड ही फायर्स अप तो और अच्छा है। ऑल्सो मेरा क्वेश्चन ये भी था कि मेरे ओपिनियन में आई थिंक गिल ने ओपनिंग करा और अभिषेक शर्मा ने नंबर 3 पे बैटिंग क्यों? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के चक्कर में हो सकता है, बट अभिषेक शर्मा तो फोर्टे ही वही है उसका बंदे का। मतलब जो वॉट एवर हिज फादर सेड, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी नीड राइट नाउ, कि एक बंदा फ्रॉम द गेट को आते ही घुमाना स्टार्ट कर दे भाई। एंड अभिषेक शर्मा राइट नाउ इज एक्सेलिंग इन दैट। मतलब 1 सेंचुरी आ गई, ऑब्वियसली बाकी 2 मैच में परफॉर्म नहीं कर पाया बंदा, बट ये हिट एंड मिस होते ही रहेंगे अल्टीमेटली। एंड एक ऐसा ओपनर होना जो कि फ्रॉम द गेट गो जाए, हो सकता है जायसवाल भी ऐसा करने लग जाए, बट I think right now nobody else is doing it better than Abhishek Sharma. वो बंदा मतलब he can legit pull it off more times than not. Perhaps एक explanation ये हो सकती है, firstly left hand right hand combination, which अब लोग अगर इन दोनों प्लेयर्स का मजाक उड़ाने वाले हैं तो भाई रोहित कोहली ने भी सेम चीज करी, उनको ही मजाक उड़ा दो फिर, ठीक है। दूसरी बात, शायद there could be a belief that Abhishek Sharma regardless will play with the same intent, does have the potency to clear the ball regardless कि पावर प्ले चल रहा है कि नहीं चल रहा। स्पिनर्स को भी अच्छा खेलता है। गिल if he plays in the power play, सारे फील्डर्स अंदर हैं, has a higher chance of scoring at a higher rate. अच्छा, this is like रोहित शर्मा एंड विराट कोहली ओनली, कि पावर प्ले में विराट कोहली चल सकता है, नीचे बाद में नंबर 3 पे आएगा तो फिर वो बाउंड्रीज नहीं लेंगे, बाउंड्रीज मुश्किल हो जाएंगे, राइट। Perhaps गिल वो वाला रोल खेल रहा होगा अभी, बट माई पॉइंट इज इन एन आइडियल वर्ल्ड गिल और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ही स्टार्ट नहीं करेंगे मेरे इन एन आइडियल वर्ल्ड। आई थिंक अभी जो हमने वर्ल्ड कप में देखा ना कोहली वाला, इट वाज
मतलब एक वो एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस हर किसी फैन के लिए भी है. हाँ, एंड वी हैड टू डू दैट. मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था गोइंग. मतलब अब इस सीरीज के थ्रू तो हमें ये देखना चाहिए कि हम वो आइडियल जो टेम्पलेट उसको कैसे अचीव करें. उस वक्त तो हमारे पास जो रिसोर्सेज थी, ऑब्वियसली कोहली रोहित शर्मा से कोई बाहर नहीं बैठने वाला, एंड अल्टीमेटली दे डिड परफॉर्म एज वेल. तो वो चीज़ हमारी काइंड ऑफ मजबूरी थी आई थिंक कि हमें करना पड़ा वो चीज़, क्योंकि विराट कोहली नीचा के बाउंड्रीज नहीं मार पाएगा, ऊपर मार लेगा. राइट नाउ तो मतलब यंगस्टर्स में जितना वी हैव अ वेरी बिग टैलेंट पूल, उसमें तो हम ऐसा स्पेसिफिकली ऐसे प्रोफाइल वाले प्लेयर्स निकाल सकते हैं. तो ये जो भी मतलब अगर आपको फिट करना है जान के गिल को या गायकवाड को क्योंकि बड़े नाम है, तो भाई आप फिर बनाते रहो वही टीम. आई डोंट थिंक ऐसा एक्चुअली में होने वाला है. आई थिंक जो भी ये सेट का है रोहित शर्मा ने, ये एक्चुअली अब ऐसे ही चलता रहेगा, स्पेशली नाउ दैट गंभीर इज हियर. गंभीर के अंदर हम लोग वो फाइनली वो सेग्रीगेशन देख सकते हैं तीनों फॉर्मेट में. देख सकते हैं कि देयर इज नो लॉन्गर अ प्लेयर दैट प्लेज ऑल द थ्री फॉर्मेट्स. अभी इसके बाद नेक्स्ट सेकंड में करेंगे. राइट. सो इन एन आइडियल वर्ल्ड बोथ ऑफ देम विल नॉट स्टार्ट फॉर मी. बट अगर इट कम्स टू प्रैक्टिकलिटी एंड इफ इट कम्स टू द फैक्ट कि अल्टीमेटली दोनों में से कोई एक ही बंदा खेल सकता है टीम में, प्योरली डिपेंड्स कि अगले 2 साल में कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है. राइट नाउ अगर मेरे से पूछोगे, आई एम स्टिल बैकिंग नेचुरल एबिलिटी. गिल की जो अभी उम्र है वो 2026 में जितने साल का होगा, आई थिंक गायकवाड ऑलरेडी उतने साल का हो चुका है. ओके. गायकवाड शायद 27-28 कुछ का है, गिल अभी 25 का है. अच्छा, ओके. तो देयर इज अ गैप ऑफ 2-3 years ऑल्सो. तो अगर तुम उसको उतना रूम दोगे ग्रो करने का, तो देयर इज मोर पोटेंशियल देयर फॉर श्योर. बट बॉल्स ऑन टू द नेक्स्ट 2 years. तो ये टॉपिक तो यहीं पे खत्म करते हैं. एक और मैं चीज़ अगर बोलूँ इसके बाद, संजू और दुबे दोनों को इन लोगों ने टीम में रख लिया, जायसवाल को भी टीम में रख लिया जैसे ये लोग वर्ल्ड कप से वापस आए. इसके चक्कर में निकला कौन कौन, अभी ध्रुव जुरैल निकला, वो मुझे समझ में आता है. बिकॉज एंड क्यों, क्योंकि 2026 के वर्ल्ड कप को अगर हम लोग दिमाग में लेके चले हैं तो विकेट कीपिंग रोल में अभी पंत है, अभी संजू सैमसन है. इफ इट कम्स डाउन टू इट, केएल राहुल को तो आई होप कि ना कंसिडर करा जाए, बट एटलीस्ट ये दो, ईशान किशन भी हो सकता है. ये 2-3 लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी फ्रंट रनर्स हैं एक पोजीशन के लिए. ये तीनों साथ में नहीं खेल सकते, एक ही बंदा खेलेगा. तो ध्रुव जुरैल भी बहुत नीचे आता है पैकिंग ऑर्डर में. प्लस आई डोंट थिंक ही इज अ स्पेशलिस्ट इन T20 में नहीं है. हाँ, राइट. तो आई एम ओके इफ ही इज नॉट प्लेइंग. बट रियान पराग भी बाहर बैठा हुआ था. वो मुझे लगता है कि यार कुछ ना कुछ करके उसको टीम में फिट करना चाहिए. मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि भाई वो जिस तरीके हम लोग टेम्पलेट चाह रहे हैं, ऑलराउंडर है एंड बैटिंग भी अच्छी करता है, बॉलिंग भी अच्छी कर सकता है. तो आई थॉट कि उसे रखा जाएगा टीम के अंदर. बट वही है कि हमने वो अपने जो भी इस स्पेसिफिकली इन द 30-20 हमने जो ट्राई करा ना कि हम वो 4 ओपनर्स ही घुसेड़ दें किस तरीके से, उसके चक्कर में काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑन द ऑलराउंडर. व्हिच इज व्हाई नाउ आई एम गोइंग टू से दिस, द फैक्ट कि 4 ओपनर गिल, गायकवाड, जायसवाल और अभिषेक शर्मा 4 ऊपर बैटिंग कर रहे थे, ये लॉजिकली टीम ऐसे नहीं बनी. वो इसीलिए खेलने चारों साथ में, बिकॉज इंडिया इज ट्रीटिंग दिस एज एन एक्सपेरिमेंटेशन फील्ड. राइट. कि चारों को बैटिंग करने तो देखते हैं कौन कितने रन मारता है. अगर आइडियली बात हो रही होती ना, तो गायकवाड की जगह रियान पराग नंबर 4 पे बैटिंग कर रहा होता. प्लस ही कैन बॉल ऑल्सो. अब वो वही लोग कहेंगे कि गायकवाड को बाहर क्यों निकालो, गिल को बाहर, क्योंकि गिल अभी कैप्टन है भाई, नहीं बाहर हो सकता. तो आई थिंक इन दैट एस्पेक्ट गोइंग फॉरवर्ड इन द लास्ट 2 T20s आई वांट हिम टू प्ले इन बोथ द मैचेस. सिर्फ एक ही चांस मिला उसको. लेट हिम ऑल्सो गेट सम गेम टाइम, बिकॉज any batsman in the middle order or the top order who can bowl right now is a luxury. We should grab it with both our hands. I think उसको चांस देना चाहिए, क्योंकि दुबे ने तो पूरा वर्ल्ड कप खेला है, जैसे जायसवाल ने और संजू ने वर्ल्ड कप नहीं खेला था. तो उनको खेला समझ में आता है, बट दुबे ने पूरा वर्ल्ड कप खेला है. तो परहैप्स ही कुड हैव बीन रेस्टेड. ही वॉज नॉट इन गोइंग टू बी ओरिजिनली इन द प्लान जब नीतीश रेड्डी था टीम में. तो मे बी ट्रीट रियान पराग एज दैट ऑप्शन, अगर गायकवाड को नहीं हटाना तो वो आई थिंक एक चेंज कंसिडर करना चाहिए. एंड सो कमिंग टू द 4th पॉइंट ऑल्सो, साई सुदर्शन को भी अब नहीं खेल रहा. वो आई थिंक वापस ही चले गए शायद वो लोग, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट उधर आए थे. Although it makes sense, मतलब वो भी makes sense because I don't consider him as a part of the T20 plan. Setup. ODIs में once again he could be a guy for sure. But हर्षित राणा भी, I'm not sure ये लोग वापस गए अभी टीम के साथ ही हैं ये लोग जो रिप्लेसमेंट्स आए थे. I think he could have also been tested for a game भाई, क्योंकि आवेश खान has proven enough. Don't you think हर्षित राणा को ट्राई करना चाहिए था? I think so, करना चाहिए था. And I hope that he gets more opportunities, क्योंकि मतलब काइंड ऑफ भाई बड़ा अजीब बात है, क्योंकि आईपीएल तो उसका मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा गया था. प्लस ही कैन बैट आल्सो. हाँ, मतलब उसके हिसाब से उसको अपॉर्चुनिटीज मिली नहीं एक्चुअली में. T20 वाला टेम्पलेट में बैठता है. राइट. मतलब हो सकता है कि गोइंग फॉरवर्ड स्टार्टर भी हो सकता है टीम के अंदर, कुछ भी सकता है. सो आई होप दैट ही गेट्स मोर अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि थोड़ा सा अनफेयर लगा भाई देखने में. ऑल्दो इन सेइंग दैट लोग कहेंगे भाई तुषार देशपांडे नाम का एक प्लेयर है जो कि पहले से स्क्वाड में था, एंड आई एम गोइंग टू से कि आई होप उसको बचे दोनों मैचेस में खिलाया जाए.
ओके आई थिंक आवेश खान को आप रेस्ट दे सकते हो. आवेश खान ने जितना प्रूफ करना था कर दिया. वो टिक मार्क है मेरे लिए already. तो खलील अहमद एंड मुकेश कुमार ने भी खेले हैं थोड़े बहुत मैचेस. सिर्फ तुषार देशपांडे ही रह गया. आई थिंक उसको टेस्ट करना चाहिए, उसको भी चांस दो खेलने का. एंड लास्टली इनफैक्ट यही पॉइंट था मेरा, और लास्टली कुछ है नहीं. तो Right. 5 पॉइंट हो गए मेरे. एनी चेंजेस दैट नाउ यू थिंक प्रैक्टिकली कैन हैपन? जस्ट लास्ट वर्ड ऑन दिस वन. तो तुम्हें लग रहा है कि अभी वो 4 प्लेयर ऊपर खेलने वाले? आई थिंक खेलने वाले हैं. हाँ. रियान पराग विल नॉट गेट अ चांस शायद. आई होप दैट ही डज, बट आई थिंक राइट नाउ वो शायद सोच रहे कि जितना जल्दी वो फिक्स हो सके कि किसको करानी ओपनिंग, बिकॉज वो 4 बैट्समैन हैं. एंड आई थिंक वो सोच रहे हैं कि मतलब एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर लें, क्योंकि आई थिंक मतलब जायसवाल वगैरह का तो पक्का ही, आई थिंक वो नहीं निकाल सकते उसको. बट जो दूसरा बैट्समैन है, क्या वो अभिषेक शर्मा होगा, क्या वो शुभमन गिल होगा, क्या वो ऋतुराज गायकवाड़ होगा, या फिर इन तीनों में से किसी एक को अगर निकलना है ताकि 1 डाउन पे आ सके, तो कौन निकलने वाला है एग्जैक्टली? Maybe they are trying to find out that thing as soon as possible. So maybe रियान पराग नहीं खेलेगा ये वाला. Let's see क्या होता है. Now let's move to the final segment of the video. Most entertaining. The most entertaining one, and बहुत ज़्यादा मैं strongly feel करता हूँ उसके बारे में, because let's start by saying और acknowledging the fact जो कि हमने last podcast में भी कहा था कि गौतम गंभीर का अपॉइंटमेंट एज अ कोच, सारे फैंस पॉजिटिव इस चीज़ को लेके, पूरा का पूरा BCCI पॉजिटिव इस चीज़ को लेके, सारे प्लेयर्स पॉजिटिव इस चीज़ को लेके. देयर इज लिटरली नो, एक जो गट्ठा होता है ना, एक जो क्लस्टर ऑफ पीपल होता है, एक भी ऐसा नहीं है जो कि फुल्ली नेगेटिव है गौतम गंभीर को लेके. ऑल्दो मीडिया ट्राई कर रही है ये क्या कि कुछ कर सके इधर उधर. उनने अभी एक न्यूज़ निकाली कि विराट कोहली बहुत गुस्सा है क्योंकि उससे ये कंसल्टेशन नहीं लिया गया कि गौतम गंभीर को लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, और रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या दोनों से लिया गया क्योंकि वो कैप्टन है. हाँ एग्जैक्टली. मैं वैसे ही समझ गया था कि ये फालतू चीज़ है. ये तो मीडिया कर रही है. हाँ मीडिया तो करती रहेगी. जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं क्रिकेट में, वो सब पॉजिटिव है. ये बहुत ही अच्छी बात है कि सब लोग सेम पेज पे आके एक बंदे को बैक करने वाले हैं, इंक्लूडिंग अस फैंस. बट दैट डज नॉट चेंज द रियलिटी कि गौतम गंभीर के अपॉइंटमेंट में सिर्फ अच्छी चीजें नहीं है. इस सेगमेंट का पर्पस ये हमें अच्छी और बुरी एस्पेक्ट्स ऑफ गौतम गंभीर बिकमिंग द हेड कोच ऑफ इंडिया दोनों कवर करने हैं. बिकॉज अगर तुम्हें कोई बंदा ये आके बोलता है या फिर तुम्हें खुद ऐसा लगता है कि गौतम गंभीर आ रहा है तो सब तो अच्छा ही होगा, तो भाई सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात तो यही है, बिकॉज नथिंग इज परफेक्ट इन लाइफ. एंड गौतम गंभीर अनफॉर्चुनेटली उस चीज से नहीं बच सकता. राइट. तो आई थिंक यहाँ पे कुछ सवाल है जो हमें कंसिडर करनी चाहिए. मैंने बहुत पहले IPL के टाइम पे एक पॉडकास्ट में बोला भी था ये, तब तुम नहीं थे, तब तुम पढ़ाई कर रहे थे. तो नाउ आई वुड ऑल्सो वॉन्ट योर ओपिनियन ऑन दिस वन. ठीक है. सबसे पहले अगर बात करी जाए, राहुल द्रविड़ एक बहुत ही हाई पे छोड़ के जा रहा है, एंड टीम का काफी अटैचमेंट भी है उससे. अभी रोहित शर्मा ने इतना लंबा पोस्ट भी दिया उसके लिए. राइट. जो वो शूज छोड़ के जा रहा है, डू यू थिंक गौतम गंभीर नाउ हैज एन इवन टफर जॉब देन राहुल द्रविड़? आई थिंक इन प्रिंसिपल मे बी इट इज, बट एक अच्छी चीज ये है गौतम गंभीर की, दैट आई डोंट थिंक दैट ही गिव्स इट टू मच अटेंशन. मे बी उसका नेचर ऐसा नहीं है. राइट. गौतम गंभीर का दैट he'll worry about it या he'll think about it too much. इस पॉइंट के 2 साइड्स हैं. पहला साइड है कि क्यों टफर होने वाला है, बिकॉज यू आर गोइंग टू कोच अ टीम जो कि भी ट्रांजिशन में. राहुल द्रविड़ जब टीम में आए थे तो टीम और उसके प्लेयर्स वर एब्सोल्यूट पीक. राइट. अश्विन जडेजा इन टेस्ट मैचेस, विराट कोहली, रोहित शर्मा इन लिमिटेड ओवर्स, इवन इन टेस्ट मैचेस यू कुड आर्ग्यू. बुमराह, अभी बुमराह गौतम गंभीर 2027 तक है, 2027 के एंड तक है. 27 तक है वो वर्ल्ड कप. बाय द टाइम बुमराह विल बी एंटरिंग mid-30s. फर्क पड़ेगा. हार्दिक पांड्या उस टाइम पे 20s में था अपनी पीक पे. तो सारे जो मेन प्लेयर्स आप देखोगे ना, वो सब आज से 4-5 साल पहले, 3 साल पहले दे वर इन अ मच बेटर पोजीशन. अभी गौतम गंभीर को इन प्लेयर्स को ट्रांजिशन में धीरे धीरे फेज आउट करना है. राइट. और साथ के साथ एक नया तगड़ा कोर भी बनाना है. जो अभी हमने पिछले सेगमेंट में कहा, गिल या गायकवाड़, ये सब जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं क्योंकि बड़े की हैं सवाल, वो सारे गौतम गंभीर को सुलझाने हम एकदम से आकर. तो इट इज गोइंग टू बी अ बिग जॉब. द अदर एस्पेक्ट इज, मुझे ऐसा डर था जब मैंने ये सेम टॉपिक 1-2 महीने पहले कवर किया था, तब मैंने उसमें टाइटलिंग में मैंने वीडियो कैसे की थी कि क्या उसको स्केटबोर्ड की तरह तो आप यूज़ नहीं करने वाले. बिकॉज गांगुली के साथ भी ऐसे ही करा गया था. जब BCCI के हेड थे तब विराट कोहली वाला कॉल लिया कैप्टनसी से हटाने का, रोहित शर्मा को बनाने का, फिर खत्म. कहाँ गया? आई वॉज वेरी सरप्राइज कि एकदम से हटा क्यों दिया उनको.
आई वॉज अफ्रेड कि T20s में रोहित शर्मा विराट कोहली को रिटायर करवाने के लिए राइट दे आर पॉसिबली देयर अ चांस कि दे वुड यूज गौतम गंभीर एज अ स्केपगोट एंड जब वो उसके थ्रू अपना काम निकलवा ले उसको हटा देंगे. अब वो चीज़ नहीं होने वाली है बिकॉज इनने खुद ही अनाउंस कर दिया. Right. सो द इंटेंशन सीम वेरी नाइस. तो ये डाउट जो मेरे दिमाग में था 1-2 महीने पहले क्लियर हो चुका है. तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे कवर होता है कि इट इज इन प्रिंसिपल गोइंग टू बी अ टफर जॉब बट ही हैज द बैकिंग ऑफ द बोर्ड फॉर श्योर. ये पहला पॉइंट है. अब दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं. KKR और इंडिया दोनों को साथ में मेंटर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आई एम प्लानिंग कि हम लोग KKR वाले एस्पेक्ट के लिए एक अलग से सेगमेंट बनाएंगे, अलग से पॉडकास्ट शूट करेंगे आने वाले दिनों में. बट जस्ट टू टच अपॉन इट वेरी क्विकली बिकॉज ऑफकोर्स KKR से जा रहे हैं, काफ़ी लोग भी जाने वाले शायद साथ में. डू यू थिंक ही शुड बी अलाउड टू कोच KKR इन इंडिया नहीं टुगेदर? नहीं. एक्सप्लेन माई. आई थिंक इन जनरल एंड क्यों मुझे इसमें मेरी नेगेटिविटी कवर हो जाएगी पूरे इसकी. जो मेरी मेन प्रॉब्लम थी इस अपॉइंटमेंट से एंड वो उस टाइम पे भी थी जब न्यूज़ आई थी कि पोटेंशियली हो सकता है तीनों वाला. हाँ वो भाई बाद में करेंगे. पहले तुम उसको मतलब बेसिकली वर्कलोड की तुम बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ. मतलब मेरा मेन रीजन यही है कि IPL में नहीं करना चाहिए क्योंकि इट इज ऑलरेडी गोइंग टू बी अ ह्यूज वर्कलोड फॉर हिम कि इंडिया को तीनों फॉर्मेट में करना है. राइट. 2 एस्पेक्ट हैं इसके भी. सबसे पहला एस्पेक्ट जो कि टिपिकली क्या होता है, BCCI कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करवाती है कि नॉट टू से कि जो बंदा कोच कर रहा होगा उसके कैरेक्टर पे कोई क्वेश्चन है बट जस्ट एज अ वैलिड एक वो जैसे कोई बंदा शादी कर रहा है अच्छा तो भाई शादी तुमने मंदिर में कर ली ना, पर उसको लीगली क्यों करवाना है? नहीं कराओगे तो भी शादी तो तुमने तो मान ही ली है. बट जस्ट टू हैव इट ऑन पेपर BCCI इसलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है कि भाई एक बायसनेस वाला वो हट जाए क्लब के प्लेयर्स कि मैं क्लब को भी कर रहा हूँ. एंड वो बायसनेस पता जानबूझ के होती भी नहीं है. एज अ लॉजिकल पर्सन तुम सोचो अगर तुम KKR को कोच कर रहे हो और तुम्हारे सेटअप पे ऑलरेडी बंदे फिट बैठे हुए हैं तो तुम्हें लगेगा ना कि मेरे अंडर ये लोग इंडिया में ही परफॉर्म कर देंगे, झंझट कम है, मेरा प्रिंसिपल समझते हैं, मेरे टैक्टिक्स समझते हैं, तो वो रेप्लिकेट कर दूंगा. इंटेंशन गलत नहीं होगा, इंटेंशन गलत नहीं होगा लेकिन वो हो जाता है राइट. जस्ट टू कैंसिल इट आउट ऑन पेपर इन लीगल टर्म्स BCCI कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है. दूसरा एस्पेक्ट जो तुमने कहा, there are a lot of big names in the market that want to be the coaches of IPL teams but not the Indian team right now. क्यों? क्योंकि इंडियन टीम को अगर आप कोच कर रहे हो सबसे बड़ी सरदर्दी वाली जॉब है पूरे क्रिकेट में. सेकेंडली जो वर्कलोड इंडियन टीम का है आपको शायद 12 में से 11 महीने टीम के साथ हो रहा होता है. राहुल द्रविड़ ने भी अल्टीमेटली टाइम ऑफ क्यों लिया? बिकॉज ही इज एग्जॉस्टेड एंड वांट्स टू स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली. राइट. अल्टीमेटली वही होता है ऑब्जेक्टिव. तो अगर गौतम गंभीर ने इतना टीडियस जॉब अपने सर पे लिया है ना, ही इज नॉट गोइंग टू हैव द टाइम फॉर मैनेजिंग KKR. मैंने ये लास्ट टाइम इसका पॉइंट पता कैसे यूज करा था, बड़ा सिंपल एग्जांपल है. मान लो अभी जो सीन हुआ कि IPL चल रहा है और उसके तुरंत बाद 1 हफ्ते के अंदर वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है. मान लो KKR और इंडिया दोनों का होता नहीं तो फाइनल में पहुंच गया. 26 मई तक वो KKR के साथ था, KKR के लिए स्ट्रैटेजीज बना रहा है. अब 1 हफ्ते के अंदर आपसे कह दिया गया कि पूरे वर्ल्ड कप की रिसर्च करो, उनकी सारी कंट्रीज की रिसर्च करो, उनके वेन्यूज की रिसर्च करो, उसके हिसाब से प्लेइंग इलेवन बना के टैक्टिक्स बनाओ. राइट. और जो टीम की सिलेक्शन करनी है उसके बेसिस तो वही है ना. अब शिवम दुबे CSK से खेल के आ रहा था तो उसको सेलेक्ट करने के लिए CSK की परफॉर्मेंस तो ट्रैक करनी पड़ेगी. तो अब IPL के टाइम पे KKR को ट्रैक करोगे, बाकी सारी टीम्स को ट्रैक करोगे. राइट. कि इंडिया में किसको खिलाना पॉसिबल ही नहीं है. तो मतलब काम का कचड़ा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है. इसलिए KKR को मेंटर नहीं करना चाहिए. एज अ KKR फैन आई एम सेइंग दिस, ये अच्छी बात है. राइट. इंडिया के लिए अच्छी बात है. 2 पॉइंट ये हो गए. नेक्स्ट पॉइंट एंड नाउ लेट्स कम टू इट. सबसे बड़ा जो नेगेटिव एस्पेक्ट है जो कोई बात नहीं कर रहा है इस चीज की, गौतम गंभीर इज गोइंग टू बी द कोच ऑफ ऑल द 3 फॉर्मेट्स. क्यों? राइट. मेरे पूरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि नहीं करना चाहिए था क्योंकि ओवर टाइम हमने देखा कि कितना वर्कलोड होता है कोचेस पे. कई बार तो मतलब इस हद तक हो जाता है कि साइमल्टेनियसली सीरीज चल रही होती है एंड यू हैव टू अपॉइंट अ डिफरेंट कोच. अभी VVS लक्ष्मण चला जाता है. 2-3 बार हुआ था कि राहुल द्रविड़ रेस्ट ले रहा है एग्जॉस्शन के चक्कर में, VVS लक्ष्मण एज एन इंटरिम कोच ऐड कर रहा है. राइट. तो यू डोंट एग्जैक्टली वांट दैट. सेकेंडली मेरा जो पॉइंट ये था इसके चक्कर में कि गौतम गंभीर को हमने जितना भी देखा है, वी हैव सीन हिम इन द T20 सेटअप. एंड उससे बड़ी बात पता है क्या है? मैं वही कह रहा हूँ, जो डार्क रियलिटी है सिलेक्शन की, गौतम गंभीर ने ऐसा कोच करा नहीं, करा ही नहीं है. हाँ राइट. वो LSG का मेंटर है, देन KKR का मेंटर है. 3 साल का एक्सपीरियंस है. उसके बेसिस पे उसको इंडिया कोच बनाया जाए सारे फॉर्मेट्स में. आई फर्स्टली जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी सपोर्ट करता हूँ. सेम. विच इज व्हाई आई थिंक ये जो मूव है ना, ये या तो इंडियन क्रिकेट को रेवोल्यूशनाइज कर देगा या तो हमेशा के लिए तोड़ देगा. किस सेंस में मैं इसको वीडियो के एंड में बताऊंगा. ओके. बट आई थिंक अगर पूरा का पूरा BCCI, सारे फैन, सारे प्लेयर्स
एक ऐसे बंदे को यूनानिमसली सपोर्ट कर रहे हैं जिसका कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है. इट इज अ बिग थिंग. एक बहुत ही पॉजिटिव लीप ऑफ फेथ ली है सबने मिलके, एंड आई फुल्ली सपोर्ट दिस. बट रियलिटी वही है कि उसका एक्सपीरियंस इतना है नहीं, एंड जितना भी वो सिर्फ T20 फॉर्मेट में है. राइट. तो क्या क्रेडेंशियल्स हैं गौतम गंभीर? रिमूव द नेम, गौतम गंभीर का नाम हटा दो, समझो एक ऐसा ही बंदा है जिसका सेम प्रोफाइल है, बस नाम कोई और है, पर्सनालिटी कोई और है. क्या आप उसको तीनों फॉर्मेट का कोच एकदम से बना दोगे? नहीं. गौतम गंभीर इज गेटिंग दिस पोजीशन जस्ट बिकॉज ही इज गौतम गंभीर, एंड उसमें पूरा हक भी बनता है बिकॉज जो गौतम गंभीर कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता. बट वो चीज एक्नॉलेज हमें करनी पड़ेगी. राइट. इन एन आइडियल वर्ल्ड, इन माई ओपिनियन, सबसे पहले तो जो चैनल शुरू हुआ था तब हमने वीडियो बनाई थी कि 3 अलग टीम्स, 3 अलग कैप्टन और 3 अलग कोचेस. ये फ्यूचर है क्रिकेट का. जितनी जल्दी ले लोगे उतना बेटर है. आइडियली तो गौतम गंभीर को T20 का ही कोच होना चाहिए. बट वो कभी कभी हम देखते हैं कि व्हाइट बॉल में एक कोच हो जाता है, रेड बॉल में एक हो जाता है. आई एम स्टिल फाइन विद दैट आल्सो. मुझे भी लगता है कि क्योंकि ODI भी बड़ा मॉडर्नाइज हो रहा है, 400 रन बन रहे हैं. आई थिंक गौतम गंभीर कैन इजिली ट्रांजिशन इनटू अ ODI कोच एज वेल. बट आई थिंक रेड बॉल में लाना अभी मुझे लगता है आइडियल केस वुड हैव बीन कि WTC 2025 फाइनल तक राहुल द्रविड़ रहता, एंड तब तक व्हाइट बॉल में गौतम गंभीर होता, ताकि वो भी थोड़ा सीख जाए कि कैसे रेड बॉल को मैनेज करना है, इफ एट ऑल इट इज नीडेड बाय हुआ वी टू से. एंड देन इफ एट ऑल नीडेड वो तीनों सेटअप्स का कोच बने, या फिर VVS लक्ष्मण को रेड बॉल का सेटअप दे दो, जो कि उसने खुद ही मना कर दिया वैसे, और फाइंड समबडी एल्स, मे बी अ फॉरेन कोच. Why are we completely close to the idea of a foreign coach? तो भाई मुझे the thought of Gautam Gambhir in test matches as a coach entertains me a lot. Same, हाँ. Just जो brand of cricket वो लेके आएगा बहुत मजा आएगा. Right. I genuinely want to see India under him against Australia in Australia. इस साल के end पे बहुत मजा आने वाला है. But it is a risky choice. It is not a foolproof plan. तो सब लोग सिर्फ पॉजिटिव साइड क्यों देख रहे हो? ये इस वीडियो से हर किसी की एक्सपेक्टेशंस मैनेज होनी बहुत जरूरी है. भाई गौतम गंभीर है, बट द फैक्ट इज KKR के साथ जो हुआ है ना, इट वाज टू परफेक्ट टू बी ट्रू. ओके, इन द सेंस भाई 1 साल के अंदर उस बंदे ने आती बेस्ट स्क्वाड ऑफ ऑल टाइम बना दी, सारे प्लेयर्स एकदम क्लिक कर रहे हैं, मोस्ट डोमिनेटिंग IPL एवर हो रहा है. ये हर साल नहीं होता. हाँ नहीं होता, बट मतलब जितना भी क्रेडिट दिया जाए गौतम गंभीर को वो पूरा डिजर्व्ड होगा ही होगा उसमें. नहीं 100% होगा, बट अब विराट कोहली जब बैटिंग करता तो हर मैच में तो 100 नहीं मारता. हाँ राइट. गौतम गंभीर भी इंसान ही है ना, हर बार थोड़ी एस कर पाए. नहीं हाँ वो तो है. वरना LSG भी 2 बार जीत गई होती है IPL. तो वो कैसे लोग भूल जाते हैं? तो फैंस की तरफ से भी उनके लिए फेयर होना जरूरी है, एंड टू बी फेयर टू गौतम गंभीर एज वेल. इसलिए भी बहुत जरूरी है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस मैनेज करो. मैं तो गौतम गंभीर के सपोर्ट में ये कह रहा हूँ फैंस से कि सर पे मत चढ़ाओ एक्सपेक्टेशंस को. वो बंदा पहली बार किसी टीम को कोच करने जा रहा है, कीप योर एक्सपेक्टेशंस इन चेक. राइट. वहां से अगर वो परफॉर्म करते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करता तो कोई शर्म नहीं है इस बात में, क्योंकि हम सबने मिलकर सपोर्ट किया है. राइट. बट एक्सपेक्टेशंस मैनेज करके रखो. इसके बाद मैं एक पॉइंट ये बोलना चाहता हूँ कि गौतम गंभीर से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडियन टीम में. कुछ मेजर चीज़ें. सबसे पहले मैंने ये लास्ट टाइम भी नोट किया था, तुम भी बताओ तुम्हें कुछ ऐड करना. तो 5 चीज़ें वो लेके आता है टेबल पे, 5 आइडेंटिटी वाइज 5 चीज़ें लेके आता है. सबसे पहले फियरलेसनेस. हाँ उसमें कीप सेइंग व्हाट यू फील. पूरा फियरलेसनेस का पॉइंट ही गौतम गंभीर का मुझे सबसे ज्यादा मेजर पॉजिटिव यही लगता है कि सबसे बड़ा चेंज हो गया इंडिया. हाँ मतलब आई थिंक पूरा जो सेटअप था अभी तक इंडिया का, एंड वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट दिस काउंटलेस टाइम्स कि कैसे वो फियर ऑफ फेलियर रहता ही है टीम इंडिया के अंदर. 2024 का वर्ल्ड कप भी हम फियरलेसनेस की वजह से जीते. हाँ राइट. रोहित शर्मा ने खुद डेफिनेटली आई थिंक वो पूरा चेंज होना उस मेंटालिटी को, उस पर बहुत बड़ा हाथ होगा गौतम गंभीर का. जो मैंने कहा ना कि ये जो अप्रोच है टीम के अंदर वो तो चेंज होगी. बट वाई आई सेड कि गौतम गंभीर खुद भी नहीं सोचता इस बारे में इतना, बिकॉज ही इज फियरलेस हिमसेल्फ. तो अगर वो खुद उस मेंटालिटी के साथ आ रहे हैं, इट इज सेकंड नेचर टू हिम. उससे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. ही जस्ट हैज टू इंस्टिल हिज मेंटालिटी इन द टीम. प्लस गौतम गंभीर आई थिंक इज दैट काइंड ऑफ गाय जो कि इज नॉट रिएक्शनली एट ऑल. वो मतलब ही नोज हिज जॉब, ही नोज किन प्लेयर्स को बैक करना चाहिए, कितना बैक करना चाहिए, कैसे उन सबको चेक के अंदर रखना है, हाउ टू मेक टफ डिसीजंस, हाउ टू मेक टफ कॉल्स. इन सबके अंदर जो बेसिक जो एकदम एसेंस होती है वो फील्डलेसनेस ही होती है. आप कैसे टफ डिसीजंस लेते हो क्योंकि यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ फेलिंग. राइट. तो वो बेस्ट चीज़ है गौतम गंभीर की अपॉइंटमेंट की. आई थिंक
जो सबसे ज्यादा हाइप मिली है गौतम गंभीर को वो इसी पॉइंट की वजह से मिली है। दे नो कि वो एग्रेशन लेके आएगा, वो मेंटालिटी लेके आएगा। दैट मेंटालिटी फैक्टर इज द बेस्ट थिंग। बड़े अच्छे से सम अप करता हूँ इस चीज को। इसमें ना पांचों के पांचों में फैक्टर्स ही बता दूंगा जो चीजें वो लेके आता है। एक सिंपल स्टोरी क्या होती है एक यूजुअल एक क्रिकेटर की जो कि इंडिया के लिए खेलता है। फॉर एग्जाम्पल एक बैट्समैन है, और ये सारे फॉरेन एक्सपर्ट्स हमें क्रिटिसाइज करते हुए आ रहे इस चीज पे, ये ट्रू है। मैंने खुद एक्सपीरियंस भी करी है। 100 करोड़ बच्चे खेलना चाहते हैं भाई। हाँ। इंडिया में बहुत कंपटीशन है, ठीक है। तो जब आप एक अकेडमी में जाते हो, 8-10 साल के बच्चे होते हो, आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हो, आपसे कहते हैं कि चलो ट्रायल पे देने जाओ। ट्रायल पे आ रखे हैं लाखों बच्चे। अब आप स्टैंड आउट कैसे करोगे? तो जो आपको ट्रायल मैचेस मिल रहे हैं उसमें आपको खुद रन बनाने पड़ेंगे। टीम जीते तो बहुत अच्छी बात है, ना भी जीते, अगर स्कोर शीट पे सेलेक्टर को लाखों बच्चों में से चलो 1000 बच्चे पिक करने हैं, वो लाखों बच्चों को जाके मैच पे ग्राउंड पे जाके इंटेंट नहीं देखेगा, वो इंटेंट नहीं देखेगा। हाँ भाई 5 रन पे आउट हुआ लेकिन इंटेंट तगड़ा था। तो क्या प्रॉब्लम होती है? अब यहाँ पे आपको थोड़ा सेल्फिश होके अपने रन के लिए खेलना पड़ता है। ये हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ है। तब जाके आप स्कोर शीट पे स्टैंड आउट करते हो। वो देखता है सिलेक्टर की 100 मैचेस हुए हैं, 10,000 बच्चे खेले, कौन से इसमें स्कोर शीट निकालो 100 मैचेस की, टॉप वाले बच्चे कौन है उनको बुलाओ नेक्स्ट राउंड के लिए। तो ऐसे बच्चा आगे बढ़ता है। अब क्या होता है, इतना ज़्यादा इनसिक्योर बिजनेस है ये, क्योंकि अगर आपने भाई तुम लिटरली अगर तुम देखो क्रिकेटर का, भगवान का कितना बड़ा रोल है उस चीज़ में। तुम्हें एक सीजन मिल रहा है, तुमने उसमें परफॉर्म करते चले गए अगर, तो तुम ऊपर तक पहुंच गए। नहीं करा तो दोबारा ग्राउंड जीरो भाई। राइट। तुम एक साल स्टेट के लिए खेल गए, नहीं चले, निकाल दिया गया, तुम अगले साल दोबारा स्टेट से कंटिन्यू नहीं करोगे आसानी से। इतना आसान नहीं होता करना। सिमिलरली फॉर आईपीएल ऑल्सो, रियान पराग ने भी कहा था कि मुझे पता था मेरा लास्ट ईयर होने वाले है परफॉर्म करने का। वो 22 साल का है वो बच्चा। बच्चा ही एक तरीके से। मुझे पता था कि मेरा लास्ट चांस है, मैंने इस साल परफॉर्म नहीं करा, तो आई विल बी अ मीडियोकर आईपीएल प्लेयर, इंडिया तो भूल ही जाओ। क्रेजी भाई, कितने चांस मिलते हैं। तो इतना इनसिक्योर बिजनेस है कि यू एक्चुअली, इसमें लक का बहुत बड़ा फैक्टर है। सेकंडली यू हैव टू स्कोर इन ऑलमोस्ट ऑल द अपॉर्चुनिटीज, वरना आपका एक साल वेस्ट होता रहता है। और अगर आपने अंडर 19 तक आप कुछ लेवल पे नहीं खेले तो आपको फिर बोलते हैं और टू ओल्ड टू प्ले फॉर इंडिया। इतना 19 साल बच्चा स्टार्ट कर रहा है, मतलब वही है ना, कॉलेज में होता है। स्पोर्ट्स का वो है ही वही है कि इतना डेंजरस है इसलिए क्योंकि अगर आपने वो 19-20 तक कुछ नहीं करा ना उस लेवल पे, तो घर से तो प्रेशर आएगा ही आएगा, बट वो इन जनरल होगा कि भाई लुक एट डिफरेंट थिंग्स नाउ। ऑल्दो इट इज एक्चुअली नो एज वैसे तो देखा जाए तो, और कॉलेज में आप कुछ नहीं कर रहे। 19-20 भाई कुछ है ही नहीं उम्र, अभी तो स्कूल पास आउट कर रहे हो। हाँ, बट स्पोर्ट में ऐसा होता है। क्रिकेट में इंडिया में जितना कंपटीशन है, दुनिया में किसी भी स्पोर्ट में उतना कंपटीशन है, डेफिनेटली, जस्ट बिकॉज ऑफ शेयर नंबर्स। तो बंदे के अंदर सेल्फिशनेस हो गई, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो गई, एंड फिर इसी चक्कर में, इनसिक्योरिटी के चक्कर में एक फियर ऑफ फेलियर भी होता है। अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया मैं पूरा साल, डेफिनेटली। ये 3 फैक्टर हैं। गौतम गंभीर ने तीनों चीजों को एड्रेस कर रहा है। फियर ऑफ फेलियर को हटाने के लिए फियरलेसनेस, इनसिक्योरिटी के लिए वो बंदा ही इज नोन टू गिव सिक्योरिटी टू प्लेयर्स कि तुम परफॉर्म नहीं कर रहे कोई बात नहीं, तुम टीम में रहोगे। मिचेल स्टार्क ने पूरे सीजन परफॉर्म नहीं करा, उसने कहा तू टीम में रहने वाला है, जब मौका है उसने परफॉर्म करके दिया। दोनों चीजें कवर हो गई, फियर ऑफ फेलियर, सेल्फिशनेस एंड इनसिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी दे दी बंदे ने, फियर ऑफ फेलियर को हटा के फील्डलेसनेस लिया दिमाग के अंदर, एंड सेल्फिशनेस को हटा के कलेक्टिव बिफोर इंडिविजुअल, जो आइडेंटिटी वो लेके आता है कि भाई टीम इंडिया के लिए खेलना है। आई थिंक ये है ही, इसलिए इंडिया में क्रिकेटर बनना इससे डिफिकल्ट है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट रोहित शर्मा हैड टू डू टू पूरा अपना चेंज हिज। रोहित शर्मा ने पता पैसिवली 100 बार बोला है पिछले 2-3 साल में इंटरव्यूज में कि स्टैट्स वैट्स क्या होते हैं। राइट, बहुत पैसिवली उसने चीज ना लोगों के दिमाग में बिठाई है। आज तक इससे पहले किस कैप्टन ने चीज बोला मुझे बताओ। And it has now become a very popular opinion in general. बहुत अच्छी चीज़ है, पर आई थिंक क्रिकेट में इंडिया में है इतना डिफिकल्ट क्योंकि स्टार्टिंग में आपको सेल्फिश होते होते अपना करियर बनाना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू ब्रेक दैट पूरा एकदम ग्राउंड जीरो से, फिर आप पूरा एकदम इंटेंट चेंज करो अपनी। वो जो 2022 में रोहित शर्मा का एकदम गंदा सीजन गया था, पूरा साल ही, जिसमें वर्ल्ड कप भी बहुत गंदा गया था, देन ही चेंज्ड एवरीथिंग भाई। और फिर 23 एकदम डिफरेंट था आफ्टर द एज ऑफ 35। हाँ, राइट, ऑलमोस्ट लेट 30s में उसने चीज करी है, व्हिच इज व्हाई ही इज ग्रेट। द लास्ट 2 qualities that he brings is mentality firstly, जो इन सब चीजों का एक समेशन है। That mentality के भाई हम चोक नहीं करने वाले, हम हारती पोजीशन से भी जीत जाएंगे। वो एक बिलीफ होता है दिमाग में। फुटबॉल में रियान पराग के लिए कहते हैं, क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए कहते हैं। वो मेंटालिटी, विनिंग मेंटालिटी जो होती है ना, वो आपको वंडर्स करा सकती है लूजिंग पोजीशन से। वो इंडिया में लैक कर रही थी। वॉट अ लवली टाइम कि इंडिया वर्ल्ड कप जीती। वो डर फाइनली खत्म हुआ होगा थोड़ा बहुत,
और हम उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला आई स्टिल थिंक एकदम कंप्लीट तो खत्म नहीं हुआ अभी भी, बट हाँ हम लोग उस तरफ चल रहे हैं, उस पाथ पे तो हम डेफिनेटली हैं, एंड दिस इज ओनली गोइंग टू बी बेनिफिटिंग फॉर अस. And the last quality that he brings to the table is, it's not a quality as such, but Rahul Dravid was known to be very deep on tactics and data. Rohit Sharma is also that sort of a captain. गंभीर कहता है मैं डेटा पे देखता ही नहीं हूँ, हाँ मैं इंस्टिंक्ट पे जाता हूँ. राइट. नॉट टू से कि ये गलत है या फिर वो गलत है, right. दोनों सही हैं, दोनों अपने अलग अलग अप्रोचेज हैं. दिस इज एन अप्रोच जो कि इंडिया पिछले 4-5 साल से फेस नहीं करती आ रही है. शायद रवि शास्त्री के टाइम पे थोड़ा करा होगा, बट गौतम गंभीर इज अ गाय दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट, विच इज वाई वो इंस्टिंक्ट पर सर्वाइव करने के लिए भी गट्स चाहिए होती है, विच इज वाई इज फील्डलेस. बट ये एक नया अप्रोच है जो कि मुझे देखना है कि रोहित शर्मा के साथ वो कैसे सेटल करता है, मिडिल ग्राउंड पे कैसे आता है, ये भी देखने वाली बात होगी. द नेक्स्ट पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक इज, ये तो हमने 5 क्वालिटीज की बात कर ली. ही हैज बीन गिवन फुल कंट्रोल. जो मुझे याद है मैंने जब लास्ट में वीडियो बनाई थी तब भी मैंने डिस्कस किया था कि भाई ला रहे हो ना उसको, पूरा कंट्रोल देना, वरना मुश्किल हो जाएगा. एंड इट एक्चुअली सीम्स टू बी ट्रू. अपेरेंटली अभिषेक नायर केकेआर को छोड़ के इंडिया के साथ आने वाले हैं. रैंट एंड डिस्कार्टर जो है वो केकेआर को छोड़ के वो भी इंडियन टीम के साथ आने वाले हैं. विनय कुमार की बात हो रही लाने की. विनय कुमार को विद ऑल रिस्पेक्ट कोई सोचेगा नहीं कि उसको आप एक बॉलिंग कोच बना रहे हो, जो आपके पास बालाजी जैसे नाम है. एक फॉरेन कोच आप ला सकते हो, उनके नाम भी हो सकते हैं. तो ये सब जो लिबर्टी दे रखी है प्योरली उसके ऊपर है भाई, कि बीसीसीआई ने कह दिया देखो जो करना है कर. आई थिंक ये काम ही तभी करता वो. आई थिंक वो मैंने मेरी वीडियो देखी थी तुम्हारी, एंड मुझे भी यही लगा था उस टाइम पे कि अगर गंभीर को आपने नहीं दी ना अथॉरिटी, द रीजन वाई ही वाज सो सक्सेसफुल विद केकेआर, क्यों केकेआर जीत गई, इज बिकॉज ही वाज गिवन प्रॉपर फ्रीडम भाई. मतलब वो तो उसने कितनी बार बोली हुई है कि मुझे ओनर से कभी कोई प्रेशर आया ही नहीं. ओनर शाहरुख खान कभी कुछ नहीं आया कि भाई ये कर दे वो कर दे. इट इज जस्ट अबाउट यू, तुम जो करना है करो. एंड वो पूरा वो मतलब दोनों हाथ से ही होती है वो चीज़ भी. हाथ मिलाया दोनों हाथ से जाता है, पता नहीं क्या कहते हैं उस चीज़, ताली दोनों से बजाती है. राइट. वो है इसलिए क्योंकि अगर टीम गंदा खेलती है, ही विल बी द फर्स्ट वन टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक अकाउंटेबिलिटी. दैट इज वाई टीममेट्स को भी इतना ज्यादा उस पर इतना ट्रस्ट होता है. तो ये चीज़ तो डेफिनेटली गौतम गंभीर लाएगा ही लाएगा. एंड लास्ट जो मैं पॉइंट बोलना चाहता हूँ बिफोर समिंग दिस अप is that I expect what he'll bring to the table, the biggest thing, 3 format segregation. I hope so. Although I'm still not sure कि ये चीज़ होने वाली है. 2025 चैंपियंस ट्रॉफी तक तो अभी हम लोग ओडीआई और T20 में इतना सेग्रीगेट नहीं कर सकते बिकॉज टाइम ही नहीं है इतना. सिर्फ 6 ODIs का टाइम है, तो we'll have to switch between both the formats. Right. Once that Champions Trophy is done, some hard calls have to be made in white ball cricket. Okay. कि फिर 2 साल रहेंगे वर्ल्ड कप के लिए. 2 साल शायद सुनने में थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन इट कैन बी इनफ टू बिल्ड अ गुड टीम. अब एक सबसे बड़ा डिलेमा पता क्या यहाँ पे, शायद ODIs आगे जाके इन एवरी ईयर इतने खेले ही नहीं जाएंगे कि आपको एक स्पेशलाइज्ड टीम बनानी पड़े. राइट, हो सकता है. तो परहैप्स फॉर द नेक्स्ट 4 years टिल द नेक्स्ट वर्ल्ड कप यू कैन पॉसिबली डू विद 2 टीम्स, एक वाइट बॉल क्रिकेट की एंड एक रेड बॉल क्रिकेट की. वाइट बॉल में कुछ T20 स्पेसिफिक प्लेयर्स जो कि ODIs में नहीं आएंगे, बट ODI वाले कुछ ऐसे प्लेयर्स हो सकते हैं जो कि T20s में ट्रांजिशन कर रहे हैं, जैसे कि शुभमन गिल हो सकता है. okay. या फिर बुमराह जो कि तीनों फॉर्मेट का एक्सेप्शन रहेगा. बट वो सेग्रीगेशन आना बहुत जरूरी है. आई थिंक मेरे लिए गौतम गंभीर के अंडर, अपार्ट फ्रॉम द मेंटल एस्पेक्ट जो कि हमने अभी वो क्वालिटीज डिस्कस करी, फील्डलेसनेस वगैरह, the biggest on-field implementation that I expect under Gautam Gambhir is कि फाइनली इस बंदे में वो दिमाग है कि अभी 10 साल हो गए इंडिया नहीं सीख रही थी इस चीज़ को. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने 2015 के टाइम पे करना शुरू कर दिया था, ये हम अब जाके कर रहे हैं. गंभीर होपफुली तीनों फॉर्मेट में अलग टीम्स अलग कैप्टन लेके आएगा. इनफैक्ट पता रूमर क्या चल रहा है अभी, श्रीलंका वाले टूर पे ODI में कैप्टन KL राहुल होने वाले हैं, T20 में हार्दिक पांड्या होने वाला है. ओके, ऐसे रूमर्स चल रहे हैं. तो मतलब आई एक्चुअली सपोर्ट दिस डिसीजन. कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज KL राहुल अल्टीमेटली फिर रोहित शर्मा आ जाएगा वापस, तो वही रहेगा. It is actually good that he is already thinking in this direction. It is going to be a big one. And so to sum this up, going back to that line, Gautam Gambhir का appointment for the head coach position of Team India, it is either going to revolutionize Indian cricket or break it down completely. Right. Why do I say that? Revolutionize because of all these factors. The mental aspect, लोगों की identity change करना, the way they perceive the game, उनको इतनी सिक्योरिटी ऑफ फील्डलेसनेस इंस्टिल करना, विनिंग मेंटालिटी देना, एंड ऑन फील्ड हार्ड कॉल्स लेना,
3 फॉर्मेट का सेग्रीगेशन करना, फ्यूचर की तरफ सोचना, ये सब अगर गौतम गंभीर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर देगा ना, नक्शा बदल जाएगा इंडियन क्रिकेट का. राइट. बट द फ्लिप साइड इज, एंड दिस इज अ पॉसिबिलिटी, गौतम गंभीर कैन फेल. ही इज ह्यूमन. ऐसा भी हो सकता है दैट वी डोंट एंड अप विनिंग ट्रॉफीज अंडर हिम, फिर से फाइनल्स में आके हार जाए. एंड इफ दिस डज नॉट वर्क, दिस कुड ब्रेक इंडियन क्रिकेट फॉर एवर, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम, जो कि मैंने शुरू की थी वीडियो इस पॉइंट से, कि सारे स्टेक होल्डर्स, फैंस, बीसीसीआई, टीम, प्लेयर्स, मैनेजमेंट, सब मिल के एक ऐसे बंदे को बैक कर रहे हैं जिसके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है कोचिंग का, बिकॉज द वाइब्स आर जस्ट टू गुड, द प्रॉमिस इज जस्ट टू गुड, टू लूक्रेटिव टू रिजेक्ट. एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव फेथफुल डिसीजन है जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ. बहुत ही बड़ा गट्सी डिसीजन है एक्चुअली में देखा जाए तो. राइट. बीसीसीआई बीइंग द बिगेस्ट बोर्ड, लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि तुमने ऐसे बंदे को अपॉइंट किया जिसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है. तो बहुत बड़ा फेथ वाला डिसीजन है. अगर ये गलत हो गया ना, शायद बीसीसीआई में वो डर बैठ जाएगा कि कभी हम लोग गट्सी कॉल्स नहीं ले सकते. हो सकता है डेफिनेटली. बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी. गंभीर का मुझे भी ये लगता है कि अल्टीमेटली पॉजिटिव्स बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो कि लगता है कि भाई अगर ये इम्प्लीमेंट हो गए तो फिर तो मतलब सीधे छड़ियाँ ही लगने वाली है ट्रॉफी की. और अगर वो नहीं होता तो मुझे बस गंदी ये चीज़ लगती है कि इट विल बी वेरी अनफेयर फॉर गंभीर ऑल्सो. बहुत ही ज़्यादा गंदी सिचुएशन में आ जाएगा. क्योंकि ऑफ लेट वी हैव सीन गंभीर के खुद का करियर का नैरेटिव, हाउ पीपल परसीव हिम एज अ पर्सन, वो कितना चेंज हुआ है, कितना अच्छा हुआ है. ही इज द हीरो राइट नाउ. राइट. इट वुड बी वेरी सैड अगर वो चीज़ चेंज होती है वापस, क्योंकि अगर ट्रॉफी नहीं आती है भाई, जनता जैसी है भाई, वो तो चढ़ जाती है भाई. कुछ भी हो जाए, मतलब जो सेम लोग भी हाइप कर रहे हैं ना, तुम देखना 2 साल के अंदर पलट सकते हैं. सेम ही पलट जाएंगे. राइट. तो कुछ भी होगा. एंड पॉइंट वही है ना कि जो गट्सी कॉल्स होते हैं, समटाइम्स दे वर्क, समटाइम्स दे डोंट. अगर वो जब कॉल नहीं वर्क करते तो फिर लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं, जो सेफ ऑप्शन था आप उसके साथ क्यों नहीं गए. तो इट कैन बी पॉसिबल कि गंभीर पे लोग पलट जाए. आई स्टिल थिंक भाई, मैं बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव हूँ इसके. मैं भी भाई वेरी मच. आई लव द फैक्ट कि बीसीसीआई ने इतना फेथफुल डिसीजन लिया. हाँ, राइट. एंड आई जेन्युइनली थिंक, मतलब 85% ऑफ मी थिंक्स दैट गंभीर विल बी सक्सेसफुल. आई जस्ट थिंक कि वो जो एक बेसिकली कोच बनने के लिए जो आपको मेंटल एस्पेक्ट की जितनी इंपॉर्टेंस होती है, समटाइम्स पीपल अंडर प्ले दैट, बट वो जितनी ज़रूरी होती है, एंड टू ब्रेक दिस, यू नो, ब्रेक हाउ पीपल परसीव दिस गेम इन इंडिया. क्योंकि इस टाइम पे मतलब क्लियरली फ्रॉम द कॉमेंट सेक्शन वी क्लियरली नो दैट सम पीपल आर, किसी बंदे ने कॉमेंट करता है कि पीपल आर स्टिल नॉट रेडी टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन अबाउट स्ट्राइक रेट इन दिस कंट्री. इंडिविजुअल ऑब्सेस्ड कंट्री. हाँ, मतलब दे आर स्टिल नॉट रेडी टू मतलब प्लेस द टीम ऑफ एवरीवन एल्स. एंड उस चीज़ को ब्रेक करने में गौतम गंभीर का सबसे बड़ा हाथ होगा, क्योंकि ये आइडियोलॉजी आई थिंक लीड वही कर रहा है इस टाइम पे, बहुत टाइम से, सालों से. अगर वो पुल ऑफ हो जाती है देन वेल एंड गुड, बट अगर नहीं होती एंड वी एंड अप लूजिंग कोई गंदी सिचुएशन में, तो दिस इज ऑल गोइंग, मतलब ऑल कमिंग बैक टू बाइट हिम. विच इज द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो कि एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करके चलो एंड ट्रीट हिम विद रिस्पेक्ट एंड फेयर एक्सपेक्टेशंस रखना. नहीं होता तो स्टिल बैक हिम. कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कभी ना कभी तो सक्सेस आएगी. ऑन दैट पॉजिटिव नोट, लेट्स एंड टुडेज पॉडकास्ट. होप सबको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नई नॉलेज मिली होगी. अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वन एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना. और जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको जरूर देखना चाहिए वो आपको मुझे दिखाएगा, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप इसको भी ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट से बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी.